हे गाइस, दिस साइड CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के टारगेट कॉस्टिंग का आखिरी लेक्चर रहेगा और टारगेट कॉस्टिंग आज के लेक्चर के साथ मैं कंप्लीट कर दूंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आप लोगों को एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि आज जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं टारगेट कॉस्टिंग में, आप लोगों के टारगेट कॉस्टिंग में आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टोटल तीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। 11 के जैसा ही एज इट इज क्वेश्चन 11B करके हमारी बुक में दिया हुआ है, जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। फिर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करूंगा, उसके जैसा ही सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 13 है, जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और एक क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 के साथ ही आप लोगों का ये टारगेट कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। लेकिन स्पेशली मैं आप लोगों को एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आज के इस लेक्चर में जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, या स्पेशली मैं कहूं तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये दो ऐसे सम हैं जो कि आप लोगों को आने वाले टाइम में, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2025, जून 2026 या दिसंबर 2026, इन तीन अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगता है, इन तीन अटेम्प्ट में अगर कभी भी टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है तो वो होगा आइदर या तो क्वेश्चन नंबर 12 या होगा क्वेश्चन नंबर 14। उसमें भी कंपैरेटिवली मैं बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 14 के आने के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को तो मतलब क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों में से कोई सा भी सम पूछा जा सकता है। अगर टारगेट कॉस्टिंग से अब आप लोगों के लिए कभी भी कोई क्वेश्चन रेज होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्या तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा या वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा। तो आप लोगों को उनको लास्ट डे रिवीजन पर भी उन दोनों क्वेश्चन को रख करके चलना है। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12। ऑल्दो सर आपने 11 आपने सर क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन कराने वाले हो, उसमें से आपने 11 को क्यों नहीं कहा? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, 11 का सेम एज इट इज क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस के दिसंबर 2023 पेपर में पूछ लिया गया है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि सर मेरी बुक से पेपर आता है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखो यही क्वेश्चन ऑलरेडी मेरी बुक में था। क्यों था? क्योंकि ये न्यू स्टडी मटेरियल में भी था और ये जून 2017 में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी बुक से बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर किया हो रहता है। तो जून 2017 का क्वेश्चन था जो कि इन्होंने रिपीट कर दिया दिसंबर 2023 के एग्जाम में। क्या है ये क्वेश्चन? मैं आपको बता दूं, बेहद लड्डू क्वेश्चन है। सर बेहद लड्डू क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हमें इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है? मैं आपको कह रहा हूं कि बेहद लड्डू है, बट फिर भी आप लोगों को इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, और रिवाइज भी केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिवाइज करना है। मैंने आप लोगों के ये जो क्वेश्चन है 2 बार नहीं बल्कि आप 3 बार रिवाइज करिएगा। क्या है? प्रेजेंटेशन देखने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। होने को बेहद आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन, इसी तरीके की लैंग्वेज हम लोग ऑलरेडी हमारे एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहा है? बाल ठाकरे मैन्युफैक्चर्स एंड सेल द प्रोडक्ट एट ₹1000 पर यूनिट। बाल ठाकरे जी हैं, आप लोगों को हमारी बुक के अंदर कुछ इसी तरीके के नाम देखने को मिलते रहेंगे। तो बाल ठाकरे जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं 1000 रुपए पर यूनिट में। ठीक है। देयर कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस प्राइस बाय 15%। आपको याद है कि भैया तुम 15% कम करोगे, हम 20% कम करेंगे, वही वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने कहा कि आपके बाल ठाकरे जी जो है वो कोई प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं 1000 रुपए पर यूनिट की रेट से, और कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस प्राइस बाय 15%। कॉम्पिटिटर कहता है कि हम हमारी प्राइस 15% से कम करेंगे। बाल ठाकरे जी कहते हैं मैन्युफैक्चरर वांट्स टू रेस्पॉन्ड एग्रेसिवली बाय कटिंग प्राइस ऑफ बाय 20%। और बाल ठाकरे जी कहते हैं कि साहब आप 15% से गिरोगे, हम 20% से गिरेंगे। बाल ठाकरे जी ने कहा हम अग्रेसिवली रेस्पॉन्ड करेंगे और 20% से हमारी प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, एंड एक्सपेक्ट दैट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ 1,50,000 यूनिट पर एनम विल बी इंक्रीज टू 2 लाख। लेकिन इससे होगा क्या कि हम प्राइसेस, हमारी जो प्राइसेस रहेगी वो प्राइसेस हम लोग हमारी रिड्यूस करेंगे। तो प्राइसेस रिड्यूस करेंगे तो उससे जो हमारी वॉल्यूम है वो 1,50,000 से कंपैरेटिवली बढ़ करके 2 लाख हो जाएगी। ठीक है। बाल ठाकरे मैन्युफैक्चरर्स वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन सेल। जो बाल ठाकरे हैं ना, ये क्या चाह रहे हैं? अपने टोटल सेल का 10% का प्रॉफिट चाह रहे हैं। फोन को साइलेंट करने से भूल गए, कर दिया।
तो बाल ठाकरे जी क्या चाहते हैं, अपने प्रॉफिट का 10%, जो कि किसका, सेल का। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ऑलरेडी हम लोग ऑल्दो यहाँ तक का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, और वो क्वेश्चन नंबर क्या था वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यहाँ तक का तो पूरा डिस्कशन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके का था, बट यहां उसका थोड़ा एक्सटेंसिव पार्ट है। वहां पर केवल ये कहा गया था कि आप टारगेट कॉस्ट बताओ, तो टारगेट कॉस्ट हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि 1000 प्रेजेंटली सेलिंग प्राइस थी, बट हमने टारगेट सेलिंग प्राइस अब हमारी को रिड्यूस करनी है, तो हमने 20% से कम करी। तो 1000 का 20% कम करेंगे तो हमारी रिवाइज टारगेट प्राइस आ जाएगी 800। और क्वेश्चन कहता है कि सेल्स का 10% हम लोग टारगेट प्रॉफिट रखेंगे, तो सेल्स का 10% लेस कर देंगे, तो आपके पास टारगेट कॉस्ट आ जाएगी 720। क्लियर है? ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां तक का सेम फिगर्स के साथ। बट आगे ध्यान रखिएगा, आगे क्या है, बेस्ड ऑन ए डिटेल वैल्यू इंजीनियरिंग कंपैरेटिव पोजीशन इज गिवन बिलो। आपको वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब कि पूरा डिजाइन एंड ऑल सारा सब कुछ उसके हिसाब से बेसिस पर डिटेल्ड आपको दिया गया है कि कॉस्ट कैसे कैसे लगेगी, उनकी पूरी कंपैरेटिव पोजीशंस दी है, एग्जिस्टिंग की भी और टारगेटेड की भी, कि हाँ भैया हम लोग टारगेटेड कैसे अचीव करेंगे वो इन्होंने बताया है। तो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट में, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट में, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं पर यूनिट में। ये सारे के सारे खर्चे आपको पर यूनिट में दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं जो कि आपको पर यूनिट में नहीं दिए हुए हैं, उनमें दिया है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखे हैं 22,500 और 21,250, मतलब कि पहले हम लोग 22,500 ऑर्डर देते थे और अब हम लोग टारगेट केस के अंदर 21,250 ऑर्डर देंगे, और हर एक ऑर्डर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 80 रुपीज पर ऑर्डर, वो कॉस्ट होगी 80 रुपीज पर ऑर्डर। टेस्टिंग आवर्स आपको दिए हुए हैं कि 45 लाख आवर्स और 30 लाख आवर्स हो जाएंगे। 45 लाख एग्जिस्टिंगली हैं और टारगेट केस के अंदर हम लोग इनके आवर्स जो टेस्टिंग आवर्स हैं उनको कम कर देंगे, और हर एक आवर्स के लिए हमारी जो रेट लगेगी वो लगेगी 2 रुपए पर आवर। क्लियर है? यूनिट रिवर्कड, कितनी यूनिट है जो हमको रिवर्क करनी पड़ी, तो एग्जिस्टिंगली 12,000 यूनिट रिवर्क करनी पड़ेगी और टारगेट के केस में 13,000 यूनिट को रिवर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देखो, आपने टेस्टिंग आवर्स 45 लाख की जगह 30 लाख कर दिए हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं टेस्टिंग से कॉम्प्रोमाइज किया है, और टेस्टिंग से कॉम्प्रोमाइज किया है तो क्लियरली है कि आपकी यूनिट रिवर्क में एडिशनली एक्स्ट्रा आएंगी आएंगी। तो पहले हमारी जहां 12,000 आती थी वहां 12,000 की जगह अब 13,000 आ गई। क्यों? क्योंकि हमने टेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इस कारण से। आगे चलिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर अलोकेटेड यूजिंग रिलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर। तो ये जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, रिलेवेंट आपके ड्राइवर्स के बेसिस पर अलोकेट करेंगे। अब लेकिन मुझे एक चीज बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको दिए हुए हैं और ड्राइवर की रेट्स आपको दी हुई है। सर ये ड्राइवर की रेट क्या है? दोस्तों वैसे आप लोगों ने इंटर में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, एक्टिविटी कॉस्टिंग जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें हमने क्या सीखा कि आपका जो ओवरहेड है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहता था कि ओवरहेड्स को हम लोग केवल और केवल क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर किसी भी एक बेसिस पर, चाहे लेबर आवर्स हो चाहे मशीन आवर्स हो, उनके बेसिस पर बांटते थे। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि नहीं साहब, हम लोग हमारे ओवरहेड्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में बांटेंगे, ताकि हम लोग हर एक एक्टिविटी का एक अलग एक्टिविटी ड्राइवर निकाल सकें और उन एक्टिविटी ड्राइवर के बेसिस पर हम लोग बांटें। तो एक्टिविटी ड्राइवर, जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका एक्टिविटी ड्राइवर है, टेस्टिंग आवर्स आपका एक्टिविटी ड्राइवर है, यूनिट रिवर्क्ड आपका एक्टिविटी ड्राइवर है, और ये जो रेट है ना 80 रुपीज पर ऑर्डर, 2 रुपए पर आवर, 100 रुपए पर यूनिट, ये बेसिकली आप लोगों की एक्टिविटी ड्राइवर रेट्स हैं। क्लियर है? तो अगर मैं इन एक्टिविटी ड्राइवर रेट्स को इनके नंबर ऑफ एक्टिविटीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास टोटल ओवरहेड आ जाएगा? क्या आंसर है यस सर, आ जाएगा। आगे चलिएगा, इसके अलावा इन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अलावा अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आर एज फॉलोज। इसके अलावा कुछ अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखी हैं जो कि आपको पर यूनिट में ही दी हुई हैं, जैसे कि रिसर्च और डिजाइन में 50 रुपए, मार्केटिंग एंड कस्टमर के 130 रुपए, ऐसा करके अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको 180 रुपए की दे रखी है। ध्यान से चलिएगा, रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट करिएगा टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। बिल्कुल साहब, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कैलकुलेटर पर ही, 720। लेकिन अब की बार काम केवल इतने से नहीं होगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा 7 मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्या कहता है, एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम शो करता है ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आपको क्या करना है, ये जो टारगेट कॉस्ट है ना, इसमें आपका प्रपोज्ड वॉल्यूम मतलब कि 2 लाख यूनिट, आपने कहा था ना कि हमारे पास हम लोग अगर प्राइस को कम करेंगे तो हमारी प्राइस क्या होगी,
जो है हमारी प्राइस कम होगी तो आपकी क्वांटिटी 1.5 लाख से सीधा 2 लाख चली जाएगी। प्रपोज वॉल्यूम शोइंग ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट के ब्रेकअप शो करने हैं। दूसरा, प्रिपेयर कीजिएगा टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और आपको क्या करना है, टारगेट प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, मतलब कि टारगेट प्रॉफिट को पूरा सॉल्व करके कैलकुलेट करके बताना है, टारगेट प्रोडक्ट का स्टेटमेंट पूरा बनाना है। स्टेटमेंट पूरा बनाएंगे तो उसके केस में हम लोगों को क्या करना है, मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट के आगे रिप्रेजेंट करना है, वो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाते हुए चलूंगा। यहां पर खेल बेसिकली प्रेजेंटेशन का ही है, बाकी नहीं तो अदरवाइज मेरे लिए यहां पर 720 रुपए निकालना और यहां पर प्रॉफिट 160 रुपए निकालना बेहद आसान है। क्यों? आपको पता है कि मैंने सिंपली क्या किया, 1000 की सेलिंग प्राइस में 20% रिड्यूस किया तो आ गई 800। क्वेश्चन ने कहा था सेलिंग प्राइस का 10% टारगेट प्रॉफिट रखेंगे, इसका मतलब 80 रुपए का प्रॉफिट 800 रुपए की सेलिंग प्राइस पर, तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी 720। क्वेश्चन ने दूसरे में कहा कि टोटल टारगेट प्रोडक्ट का प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट आपको 80,000 यूनिट, 80 रुपए पर यूनिट, टोटल है 2 लाख, तो 80 लाख 80 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख तो ये 160 लाख ये आ जाएगा। ये आ तो जाएगा, लेकिन यहां पर अपने को क्या करने का है, यहां पर बेसिकली आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि यहां पर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वही एक चीज इंपॉर्टेंट है। जस्ट एक सेकेंड आप लोग आइए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। आइएगा, यहां से हम लोग हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जस्ट ए सेकेंड। चलिए जी, तो ये रहेगा आप लोगों के लिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैं मेंशन कर देता हूँ कि भैया नेक्स्ट लेक्चर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो लेक्चर नंबर 4 हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, और ये हो गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ने बोला था कि टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करके बताइएगा, और अलोंग विद दैट आपको क्या करना है, टारगेट कॉस्ट फॉर प्रपोज्ड वॉल्यूम का शोइंग ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आपको बताना है। तो डिफरेंट एलिमेंट वाइज आपको बताते हुए चलना है। ठीक है साहब, हम लोग बताते हुए चलते हैं। तो आइए, सबसे पहला तो मैं क्या करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहला तो हम लोग टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट करके मैं आप लोगों का बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आपके लिए डिटेल्स एंड अमाउंट लिखूंगा। आप लोग जब भी एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे तो आपको पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बनाना है, मतलब कि आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया और ये आपका अमाउंट का कॉलम हो गया। मैं आपको जब भी सॉल्यूशन करूंगा तो मैं ये इस तरह से इनके बार बार आप लोगों के लिए इनके कॉलम्स नहीं बनाने वाला हूं, ठीक है ना। लो जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमको यहां पर सबसे पहले लिख लेना है हमारी प्रेजेंट सेल प्राइस। तो प्रेजेंटली हमारी सेलिंग प्राइस है ₹1000। अब इसमें आपकी टारगेट प्राइस क्या हो जाएगी, टारगेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी 20% कम करने के बाद, तो वो क्या होगा, ₹1000 लेस 20%, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो, हमारा कॉम्पिटिटर तो कम कर रहा है 15% से, हम कम करेंगे 20% से, तो आ जाएगा ₹800। अब यहां से आपको क्वेश्चन ने कहा कि भैया हमको 10% का प्रॉफिट मार्जिन रखना है, तो यहां से लेस करेंगे प्रॉफिट मार्जिन, और वो होगा @10%, तो कितना हो जाएगा, ₹80। जैसे ही आप ये कम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक फिगर आएगा, और उस फिगर को आप क्या बोलेंगे, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, और ये आ जाएगा आपका ₹80। क्लियर है। तो दोस्तों यहां तक का काम तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था डिटेल में आप हमें यहां पर शो करके बताना। अब डिटेल में आपको शो करके बताना है, तो डिटेल में शो कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहां पर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, यहां पर क्या दिखाएंगे हम लोग, स्टेटमेंट शोइंग
टारगेट कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग टारगेट कॉस्ट ब्रेकअप लिख दीजिए कि भैया ये जो हमारा टारगेट कॉस्ट हमने 720 कैलकुलेट करी है, इसका ब्रेकअप क्या होगा। तो एक कॉलम मैं आपके लिए बना देता हूँ पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना देता हूँ मैं टोटल कॉस्ट का, एक कॉलम मैं बना देता हूँ पर यूनिट कॉस्ट का। डन। सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर आपकी यूनिट्स लिख देंगे और यूनिट्स आप लोगों के टोटल में लिख देंगे, टोटल 2 लाख यूनिट है। और जहां पर आप लिख देंगे वहां पर इस जगह पर इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, ताकि आप जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे, इस अंडरलाइन का मतलब होता है कि हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें 2 लाख को काउंट नहीं करना है, इसके नीचे वाले फिगर्स को ही काउंटिंग में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाएगा आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। तो जो पर यूनिट है, अब मैं ये ध्यान रखिएगा एग्जिस्टिंग वाली नहीं लूंगा, मैं लूंगा टारगेट वाला, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको टारगेट वाला ही चेक करने के लिए बोला है। तो टारगेट वाला आ जाएगा आपका पर यूनिट 385, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आ जाएगा 50। टोटल में मैं एक साथ शो कर लूंगा आप लोगों को। फिर आएगा आपका डायरेक्ट मशीनरी। सर क्या आपने जैसे लिखा ऐसे एग्जाम में लिखना अलाउड है? आंसर है नो, आपको पूरा लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल DIRECT पूरा लिखना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट मशीनरी के लिए कॉस्ट दे रखी है आपको 60। देन उसके बाद में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, और ये कितने हैं सर? आपके टोटल दे रखे हैं। ये तो टोटल हो गया ना ऑब्वियसली, ये हो गया आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल, और ये कितने हो गए 495। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम लोग इसके टोटल कर लेते। अब यहां पर आपको क्या करना है, टोटल में भी कैलकुलेट करते हुए चलना है। तो 385 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख तो आ जाएगा 770 लाख का आपके लिए। ये 100 लाख का लेबर और मशीनरी कॉस्ट आ जाएगी आपकी 120 लाख की, और ये सारा मिला के कितना हो जाएगा आपके लिए 990 लाख का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। डन क्या? डन सर। तो 990 लाख का ये हो गया। अब आप इसके नीचे देखेंगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की डिटेल आपको दे रखी है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात करें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपको दे रखा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे रखे हैं, और आपको ₹80 पर ऑर्डर दे रखा है। इसका मतलब ये है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपने लिखा ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल का कॉलम कंटिन्यूसली चल रहा है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है सर? @80 पर ऑर्डर। @80 पर ऑर्डर है। टोटल ऑर्डर्स हैं 21,250 के। 80 रुपीज के हिसाब से ये हो गए आपके टोटल 17 लाख के। अब टोटल 17 लाख है 2 लाख यूनिट्स पर, तो इसका मतलब पर यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा 8.5। देन आपके लिए आ जाएगा टेस्टिंग आवर्स हैं, तो ये आ जाएगी टेस्टिंग कॉस्ट। और ये हो जाएगी @2 पर आवर। और टोटल आवर्स कितने हैं? 30 लाख। 30 लाख हैं तो 2 रुपीज के हिसाब से 60 लाख, और 60 लाख टोटल खर्चा है 2 लाख यूनिट पर, तो इसका मतलब पर यूनिट हो गया 30। फिर टेस्टिंग के बाद में आ जाएगा यूनिट रिवर्क, तो ये आ जाएगी आपकी रिवर्क कॉस्ट। और रिवर्क कॉस्ट हो जाएगी आपकी पर यूनिट 100 रुपीज। पर यूनिट 100, और टोटल यूनिट्स रिवर्क कितनी हुई है? 13,000 यूनिट हुई हैं, तो ये हो जाएगा आपका 13 लाख। और 2 लाख यूनिट पर 13 लाख का खर्चा है, तो इसका मतलब पर यूनिट का खर्चा कितना आ जाएगा? 6.50। डन क्या? डन सर। इसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी आ गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ने अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपको दी है। ठीक है साहब, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिख लेते हैं। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे को यहां पर नजर आ रही है रिसर्च एंड डिजाइन की,
और रिसर्च एंड डिज़ाइन के अलावा एक दिख रही है मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ M&C। पर यूनिट में आपको दे रखी है 50 एंड पर यूनिट में दे रखा है 130। टोटल में बात कर लेते हैं तो 50 का मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा 100 लाख, और 130 मल्टीप्लाई 2 तो आ जाएगा 260 लाख। और ऐसा करके क्या मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी क्या? ऐसा करने से मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो मेरे पास ये आ जाएगी, और इसे मैं बोलूँगा टोटल टारगेट कॉस्ट। अब टोटल टारगेट कॉस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 990 लाख ऑलरेडी ऐड की हुई है। 990 प्लस 17 लाख प्लस 60 लाख प्लस 13 लाख प्लस 100 लाख प्लस 260 लाख, तो टोटल हो गया 1440 लाख, 1440 लाख रुपए। पर यूनिट की बात कर लेते हैं तो ये भी टोटल लगा लेते हैं, 495 प्लस 8.5 प्लस 30 प्लस 6.5 प्लस 50 प्लस 130, टोटल आ गया 720। क्या मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हमने 720 ही निकाला था? आंसर है यस सर, हमने 720 ही निकाला था। तो क्या हमने 720 निकाला था, उसको ब्रेकअप्स हमने प्रॉपर्ली दे दिए क्या? आंसर है यस सर, दे दिए। क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कैलकुलेट करके बताइएगा टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, वो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन ने कहा था टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम, प्रपोज्ड वॉल्यूम मतलब 2 लाख यूनिट, वो हमने कर दिया है। शोइंग ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आपको सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट का ब्रेकअप शो करना था, वो भी हमने कर दिया है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर कीजिएगा टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अब यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, आपके पास टोटल टारगेट कॉस्ट आपके पास है, आप सीधा यहां से अगर मुझे एक चीज बताइए, मैं ऑल्दो कराने को जो इंस्टीट्यूट ने कराया मैं वो कराऊंगा, बट अगर मैं सीधा यहां से सेल्स लिख दूं और सेल्स है मेरी @800, तो पर यूनिट हो जाएगी मेरी ₹800, और 2 लाख यूनिट है तो वो हो जाएगी मेरे पास 1600 लाख, और यहां से क्या मेरा प्रॉफिट नहीं आ जाएगा क्या? 160 लाख आ जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या चाहिए, मतलब बच्चों से ज्यादती करना चाहते हैं। अरे भाई आपका कॉन्सेप्ट पूछना है, पूछ लिया, बच्चे ने कॉन्सेप्ट निकाल के दे दिया, कर दिया सारा, अब भी लेकिन इनको चाहिए नहीं साहब डिटेल में शो करके दिखाओ। अब डिटेल के अंदर इस क्वेश्चन का हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, और वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या करना है, ये सारी की सारी कॉस्ट वापस से कॉपी पेस्ट मारनी है यहां पर, ठीक है कोई बात नहीं। लो जी, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना, ये इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है कि साहब हम आपको इस क्वेश्चन को करने के एवज में 7 मार्क्स या 8 मार्क्स दे रहे हैं, तो हम आपसे मेहनत कराना चाहते हैं, फ्री में नहीं देंगे। अब मेहनत कराने का भी एक तरीका होता है यार, प्रोफेशनल बच्चों से आप ऐसे मेहनत कराते हो यार। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लो जी, सबसे पहले यहां से लिखना चालू कर दो। सबसे पहले आएगा आपका सेल्स, सेल्स आ जाएगा 2 लाख यूनिट्स @800, तो कितना आ जाएगा? ₹1600 लाख। इसमें से आपको सारी की सारी खर्चे लेस करने हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट, फिर आपको लेस करना है इसके अंदर से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड के अंदर भी आपके एक खर्चा तो था आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का, एक खर्चा था आपकी टेस्टिंग कॉस्ट का, एक खर्चा था आपकी रीवर्क कॉस्ट का, इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आ गई आपकी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग एंड कस्टमर। और ये सारे के सारे खर्चे आपको यहाँ पर ऊपर से कॉपी पेस्ट मारने हैं, और सारे के सारे खर्चे आपको पता ही है ऑलरेडी एंड में जाकर के ये 160 लाख रुपए आने वाले हैं, और इसे हम कहेंगे प्रॉफिट। ये इंस्टीट्यूट को ये वाला प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनवाना था। अब बताइए
ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट को बनाना है। कोई बात नहीं भाई साहब, बनाना है तो बना देंगे। अमाउंट हमको ऊपर से कॉपी पेस्ट मारना है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 770, 100, 120, 770, 100, 120। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 17, 60, 13, 17, 60, 13। R&D और इसमें M&C में कितना है सर, 100 और 260, तो 100 लाख एंड 260 लाख, और ये सारा लेस कर दिया तो आपके पास 160 लाख आएगा। दैट्स ऑल, खत्म। अब ये जो क्वेश्चन है इसके आगे मैंने लिखा है 3 टाइम्स रिवाइज। वैसे इस क्वेश्चन में रिवाइज जैसा कुछ खास है नहीं, ऑल्दो किस्मत दिसंबर 2023 वाले बच्चों की बड़ी लाजवाब थी कि इंस्टीट्यूट ने सेम एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ डाला। अब आपको पता है कि सेम एज इट इज क्वेश्चन है, केवल फिगर चेंज है, तो मैं तो आप लोगों को कराने वाला हूं नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बड़ी मुश्किलों से झेला है मैंने। ये क्वेश्चन भी मेरे को आपको पढ़ाने लायक जैसा क्वेश्चन था नहीं, बट फिर भी मैंने इसको झेल लिया, तो मैं दूसरा क्वेश्चन तो मैं झेलूंगा नहीं ऑब्वियसली, तो मैं आपको दूंगा होमवर्क। अब होमवर्क में आपको इसके होमवर्क से मैं, क्योंकि होमवर्क का सॉल्यूशन अपनी बुक में दिया रहेगा, तो ये बुक के अंदर मैं आपको इसके सॉल्यूशन का पैटर्न बताता हूं कि इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन किस पैटर्न पर किया है। ये आइएगा देखिएगा। ओ भाई साहब, मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया, ओहो हाँ जी, 11B का सॉल्यूशन मैंने बुक में नहीं दिया है। ओके गॉट इट, क्योंकि मैंने जितने भी सॉल्यूशन दिए हैं वो जून 2023 से पहले के क्वेश्चंस वाले दिए हैं। ये तो न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चन है, ऑल्दो ये न्यूली इंसर्टेड जो सम है ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है हमारे SCM रिवीजन में 2025 वाली प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाकायदा डिस्कस किया है वहाँ पर, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ, इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन करने का जो तरीका था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो कुछ इसी प्रकार का था जो हमने यहाँ पर किया है। तो सेम इसी पैटर्न पर आप चल करके इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले आपकी टारगेट कॉस्ट निकाल दी आपने। टारगेट कॉस्ट आपके, सॉरी मैंने यहाँ पर टारगेट कॉस्ट 8 बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ टारगेट कॉस्ट 80 कैसे लिख दिया भाई, ये आएगा टारगेट कॉस्ट 720। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हो 720 और लिख रहे हो 80 हो, ये क्या चक्कर है भैया, कहीं आप गलत तो नहीं बोल रहे हो। तो ये कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बनेगा टारगेट कॉस्ट के ब्रेकअप का, और इसके साथ टोटल टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल टारगेट कॉस्ट आने के बाद आपको यहाँ पर वापस से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। ये इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई साहब वापस से बनाओ। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया, क्या किया। बाकी अगर ये क्वेश्चन पर इंस्टीट्यूट को सुधारने की जरूरत है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में वो सीधा का सीधा टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट एज कैलकुलेटेड अबव करके लिख दो। मेरे हिसाब से तो एग्जामिनर को नंबर नहीं काटने चाहिए, अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो मैं नंबर नहीं काटूंगा, बाकी आप लोगों की किस्मत है। ठीक है जी, चलो, तो ये वाला सम होता है कंप्लीट। अब जो आगे के 2 क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूंगा। हमेशा से मैं बोलता हूं कॉस्टिंग आसान है, कॉस्टिंग आसान है, बट ये जो 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के अंदर पढ़ने की कैपेसिटी जिसकी अच्छी है, जो इंटरप्रिटेशन अच्छे से निकालना जानता है, केवल उन्हीं के लिए ये सम आसान होंगे। तो आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 तो सेम एज इट इज है, तो वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। तो अब मेरे को 2 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, और सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 को आप लिख दीजिए LDR, मतलब कि लास्ट डे रिवीजन पर आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। आपको बता दूं पहले ही, जब भी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ अभी क्वेश्चन नंबर 13 सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 आया, तो मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 13 आपने होमवर्क में एक बार कर लिया, बात खत्म, काम खत्म। आपको क्वेश्चन नंबर 13 को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चन नंबर 12 को रिवाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको होमवर्क वाले क्वेश्चंस को वापस से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। होमवर्क वाले क्वेश्चन आपने एक बार बाय हैंड लेकिन जरूर सॉल्व करेंगे। मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों को जब भी मैं कोई क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं तो आपको उसको बाय हैंड सॉल्व करना है। आपको बाय हैंड सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि सर कैलकुलेटर चलाने में भी तो हमारा हाथ यूज हो रहा है, तो आपको ये वाला काम नहीं करना। आपको बाय हैंड रफ कॉपी के अंदर जिस तरीके से एग्जाम लेवल पर प्रेजेंट करना है, सेम उस तरीके से आपको उनके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हुए चलना है। आइएगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आप लोगों का ओल्ड स्टडी मटेरियल के अंदर था, दैट मीन सिलेबस 2016 के स्टडी मटेरियल में था। इंस्टीट्यूट ने इसके फिगर्स चेंज करके न्यू स्टडी मटेरियल में पूछा, ऑल्दो वो जो न्यू स्टडी मटेरियल में था वो भी वर्कबुक 2018-2019 में ऑलरेडी वो सम था। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा।
यू आर द मैनेजर ऑफ ए पेपर मिल माही लिमिटेड। आप अपने आप को माही लिमिटेड करके कोई कंपनी है, उस पेपर मिल का मैनेजर समझते हुए चलिएगा। मतलब आपको ये समझना है कि यू आर द मैनेजर ऑफ माही लिमिटेड, ठीक है। एंड हैव रिसेंटली कम अक्रॉस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर। आपको अभी अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर टाइप है पेपर का, उसको आप क्या कर रहे हैं, वो आपके सामने आता है, क्या हुआ उसमें, विच इज बीइंग सोल्ड एट ए सब्सटेंशियली लोअर रेट बाय अनदर कंपनी आदि लिमिटेड देन द प्राइस चार्ज्ड बाय योर ओन मिल। जो आप अपनी ओन मिल, जो मतलब कि आपकी मतलब माही लिमिटेड की जो खुद का मिल है ना, वो मिल जो रेट चार्ज कर रहा है उससे सब्सटेंशियली काफी कम रेट पर आदि लिमिटेड आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, वो कॉम्पिटिटर कंपनी आपकी सोल्ड आउट कर रही है। अनदर कंपनी है मतलब वो आपका कॉम्पिटिटर है। द वैल्यू चेन फॉर 1 टन ऑफ सच पेपर फॉर आदि लिमिटेड इज एज फॉलोज। आदि लिमिटेड क्या वैल्यू चेन आपके रख रहा है। वैल्यू चेन का मतलब होता है दोस्तों कि आप किस चेन से, मतलब आपका माल किस तरीके से किस रास्ते से होते हुए कस्टमर के पास पहुंचता है। तो इन्होंने कहा कि आदि लिमिटेड क्या करता है, ये अपने मर्चेंट को देता है, ये इसका जो मर्चेंट है ये प्रिंटर को देता है, और जो प्रिंटर है वो कस्टमर को सीधा देता है। इस तरीके से इस चेन को फॉलो करता है कौन, आदि लिमिटेड। और आप कौन हो, माही लिमिटेड के मैनेजर। मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर क्या रास्ता फॉलो करते हैं वो आपको दिया गया है, ठीक है। आदि लिमिटेड सेल दिस पर्टिकुलर पेपर टू मर्चेंट एट ए रेट ऑफ 1466 पर टन। तो आदि लिमिटेड जो है, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर कंपनी है, वो मर्चेंट को 1466 की रेट में ये जो पेपर है ये मर्चेंट को बेच रही है। अब मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि अगर मर्चेंट को वो 1466 में प्रोवाइड कर रहा है तो आप 1466 से ज्यादा चार्ज कर सकते हो क्या? आंसर है नो। मतलब आपका कॉम्पिटिटर जो आपका प्राइस चार्ज कर रहा है वही आप लोगों के लिए टारगेट सेलिंग प्राइस होगी। मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर कोई स्पेशल खर्चा जो कि आपके कॉम्पिटिटर का लग रहा है आपका नहीं लग रहा, तो आपको उस खर्चे को रिड्यूस करके टारगेट सेलिंग प्राइस निकालनी होती है। याद आ रहा होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, याद नहीं आ रहा तो भैया 4 बादाम भिगो करके अर्ली इन द मॉर्निंग उसका छिलका उतार करके खाना चालू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद नहीं होगा, अगर नहीं है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बादाम का खर्चा और बढ़ा लो। ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों के नोट्स में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई है। कहाँ गया भैया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये लो जी, ये ध्यान से देखिएगा, ये लाइन मैंने कहा आप लोगों के कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और फिर उसका एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। मैंने कहा सपोज आवर कॉम्पिटिटर इज हैविंग स्पेसिफिक कॉस्ट विच वी नो नीड टू इनकर। सपोज कोई ऐसी कॉस्ट है जो कि हमें इनकर करने की जरूरत नहीं है, देन इन दैट केस वी विल हैव टू रिड्यूस सच स्पेसिफिक कॉस्ट फ्रॉम टारगेट कॉस्टिंग। तो आप लोग चाहो तो यहां पर आप लोग अपनी, अगर आपके पास एससीएम का सार बुक आपके पास आ गई हो तो आप लोगों को 15.4 पेज के ऊपर आपको ये लिखा है, इसमें आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो रेफर क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। रेफर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा खर्चा है जो कि आपके कॉम्पिटिटर को खर्च करना पड़ रहा है लेकिन आपको वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है, देन इन दैट केस वी विल हैव टू रिड्यूस सच स्पेसिफिक कॉस्ट फ्रॉम टारगेट कॉस्ट। तो आपको क्या करना होगा, ये जो भी स्पेसिफिक कॉस्ट जो कि आपके अदर कॉम्पिटिटर को खर्च करनी पड़ रही है वो आपको अपनी मार्केट सेलिंग प्राइस में से रिड्यूस करना है, ठीक है ना, उसको रिड्यूस करना है। हैंस टारगेट कॉस्ट उस केस में कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान देखिएगा। तो मार्केट सेलिंग प्राइस मतलब कि आपकी 1466 जो आपका कॉम्पिटिटर का खर्चा है वो, इसमें से आपको लेस करना है स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर्ड बाय कॉम्पिटिटर विच वी विल नीड नॉट इनकर। वो खर्चा जो कि आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है बट आपको करने की जरूरत नहीं है, तो वो खर्चा यहां पर लेस होगा और लेस होने के बाद आपके लिए टारगेट सेलिंग प्राइस तब आएगी। फिर उसमें से आपको अपना डिजायर्ड प्रॉफिट लेस करना है तो टारगेट कॉस्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होना चाहिए था, नहीं है तो 4 से 5 बादाम डेली के चालू कर दीजिएगा। तो आदि लिमिटेड जो कि आपका कॉम्पिटिटर है सेल करता है पर्टिकुलर पेपर एक मर्चेंट को 1466 की रेट में। आदि लिमिटेड
पेज फॉर द फ्रेट विच अमाउंट टू ₹30 पर टन, और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो फ्रेट के नाम से ₹30 का खर्चा भी खुद ही वहन कर रहा है, दैट मीन्स खुद ही बॉन्ड कर रहा है। तो दिस एक्सपेंसेस इज बॉन्ड बाय आदि लिमिटेड ओनली, ठीक है। तो आदि लिमिटेड ये कर रहा है। एवरेज रिटर्न एंड अलाउंसेज अमाउंटेड टू 4% ऑफ सेल्स एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ₹60 पर टन। आपको क्वेश्चन ने कहा जो एवरेज रिटर्न है ना, अलाउंसेज रिटर्न का मतलब कि आपके लिए जो टोटल यहां पर रिटर्न एंड अलाउंसेज का जो खर्चा दे रखा है वो आपको दिया हुआ है 4% ऑफ सेल। अब आप यहां पर अगर बात करें तो 1466 का 4% निकालोगे तो आएगा क्लोज टू 58.64, लेकिन इन्होंने कहा आपको 58.64 नहीं लेना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60। इन्होंने कहा कि साहब हमने कैलकुलेट करके दे दिया 60, तो दैट मींस आपको 4% कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको 60 ही लेकर के चलना है। क्लियर है, आगे चलिएगा। अब बात कर लेते हैं वैल्यू चेन आपकी कंपनी की। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके कॉम्पिटिटर आदि लिमिटेड की, आप कौन हो? माही लिमिटेड। तो द वैल्यू चेन ऑफ योर कंपनी थ्रू विच द पेपर रीचेज टू अल्टीमेट कस्टमर इज सिमिलर टू दी ऑफ आदि लिमिटेड। आपका जो वैल्यू चेन है ना कस्टमर तक पहुंचाने का, वो भी सिमिलर टू दी आदि लिमिटेड ही है, वो भी आदि लिमिटेड के सिमिलर ही है। बट हाउएवर योर मील डज नॉट सेल डायरेक्टली टू मर्चेंट, मतलब आपका जो मील है ना वो डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं दे रहा है। मतलब कि आपने यहां देखा आदि लिमिटेड ने मर्चेंट को दिया, मर्चेंट ने प्रिंटर को दिया, प्रिंटर ने कस्टमर को दिया। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदि लिमिटेड को का वैल्यू चेन जो है वैसा ही आपका है, लेकिन योर मील डज नॉट सेल डायरेक्टली टू मर्चेंट। आदि लिमिटेड तो डायरेक्टली मर्चेंट को दे रहा है, बट आपका जो मील है वो डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है? द लेटर, लेटर का मतलब कौन हो गया यहां पे? लेटर कौन है? आदि लेटर है कि मर्चेंट लेटर है? ऑब्वियसली लेटर है, मर्चेंट। जो मर्चेंट लेटर है तो इन्होंने कहा लेटर रिसीविंग द पेपर, लेटर मतलब कि मर्चेंट रिसीव कर रहा है पेपर को फ्रॉम ए ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेंटेन बाय योर कंपनी एट हरियाणा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके वाले केस के अंदर मर्चेंट डायरेक्टली नहीं लेगा, आपके मर्चेंट को मिलेगा ये पेपर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो कि आपके हरियाणा में सिचुएटेड है। इसका मतलब आप यहां से देंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है वो देगा मर्चेंट को। इसका मतलब आदि लिमिटेड के केस में तो डायरेक्टली मर्चेंट को जा रहा था, बट माही लिमिटेड के केस में डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बीच में और घुस जाएगा। क्लियर है? शिपमेंट कॉस्ट फ्रॉम द मील टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब आपके केस में क्या हो रहा है? आपके केस में कुछ अलग एडिशनल आप खर्चा कर रहे हो, और वो एडिशनल खर्चा क्या है? शिपमेंट कॉस्ट लग रही है। कहां से? आपके मील से आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर, अमाउंटेड टू ₹11 पर टन। ये आपके ₹11 पर टन का खर्चा लग रहा है। While the operating cost in distribution center have been estimated ₹25 पर टन, और क्वेश्चन ने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ₹25 पर टन है, और क्वेश्चन ने यहां क्लियरली लिखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज मेंटेन्ड बाय योर कंपनी ओनली, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आप ही की कंपनी मेंटेन कर रही है। तो आप ही की कंपनी मेंटेन कर रही है तो ये खर्चा भी आप ही का होगा। क्लियर है? आगे चलिए। The return on investment required by distribution center for the investment made amounted to an estimated 58 per ton। और ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ये कहता है कि साहब मैं ₹58 का प्रॉफिट तो मैं भी लूंगा। ठीक है साहब, ₹58 का प्रॉफिट आप भी लेंगे, ठीक है, ले लेना। आगे सुनिएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मील मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट। मतलब आपसे क्या पूछता है कि आपके मील में जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है ना उसकी टारगेट कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके बतानी है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी के लिए, दैट मीन्स माही लिमिटेड के लिए। यू मे अज्यूम दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड बाय योर कंपनी। आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो आपकी कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं इक्वल टू ₹120 पर टन ऑफ सच पेपर रहेगा। ₹120 पर टन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्लियर है?
उम्मीद करता हूं कि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ने में आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से 10 से 12 मिनट का समय मैंने लिया है और इसमें मैंने आप लोगों को काफी हद तक अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो घबराइएगा नहीं, मैं आप लोगों को यहां से पूरा का पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसकी, आदि लिमिटेड की डिस्कस करते हैं पहले। आदि लिमिटेड जो कि क्या है आपका अनदर कंपनी। अब ये अनदर कंपनी जो है ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है आपका आदि लिमिटेड आदि लिमिटेड यहां से माल भेज रही है किसको, मर्चेंट को। ये किसको माल भेज रही है, मर्चेंट को। मर्चेंट किसको माल भेज रहा है, प्रिंटर को। सर क्या हमको ये एग्जाम में बनाने की जरूरत है, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपको वहां पर इतना उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं होने वाली है आप लोगों के लिए। आपको इतना सा ध्यान रखना है, वहां पर आपको समझ में आना चाहिए। ये मैं बेसिकली जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहा हूं ये आप लोग जब रिवाइज करो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं। अब यहां पर आप ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि आदि लिमिटेड जो है ना वो आदि लिमिटेड आपके मर्चेंट को, आदि लिमिटेड क्या कर रहा है आपके मर्चेंट को माल भेज रहा है, मतलब खुद के मर्चेंट को माल भेज रहा है और वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 1466 में, मतलब कि 1466 में। ठीक है जी, 1466 में वो माल बेच रहा है। ठीक है जी, बेच दिया। इसके अलावा उसने कहा कि आदि लिमिटेड जो है ना वो माल बेच रहा है, उसमें जो फ्रेट का खर्चा है, मतलब कि आदि लिमिटेड से मर्चेंट पे जाने का जो खर्चा है वो भी आदि लिमिटेड खुद ही वहन कर रहा है। दैट मीन्स रुपीज कितना, ₹30 एज ए फ्रेट। ये लो जी, तो ये जो फ्रेट है आदि लिमिटेड मर्चेंट को बेच रहा है उसका भी खर्चा वो खुद ही वहन कर रहा है। ठीक है जी, करने दो। इसके अलावा जो एवरेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जो हैं वो कितना है सर, वो हैं ₹60 के। अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों के दोनों जितने भी अलाउंसेस हों या आपके अलाउंसेस हैं या आप लोगों के लिए फ्रेट का खर्चा है, क्या ये पोस्ट सेल्स एक्सपेंडिचर है? आंसर है यस सर, पोस्ट सेल एक्सपेंडिचर है। आप मुझे खुद सोच के बताओ। अब आप भूल जाइए कि आप माही लिमिटेड के मैनेजर हो, मैं कहता हूं आप आदि लिमिटेड के मैनेजर हो। अब आप आदि लिमिटेड के मैनेजर होंगे तो ऐसे केस के अंदर आपके पास नेट सेलिंग प्राइस कितनी पड़ेगी, आप खुद सोच के देखो। 1466 में माल आप बेच रहे हो, लेकिन उसमें से आप खुद का कुछ खर्चा कर रहे हो। आप खुद सोच के देखो, आज अगर मैं ये कहता हूं कि मैं 10,000 रुपए में आपको कोई क्लास देता हूं, लेकिन 10,000 रुपए में जो क्लास दे रहा हूं उस क्लास के बदले में मैं आप लोगों को बुक्स डिलीवर करवा रहा हूं। उस बुक्स के अंदर मेरा खर्चा लग रहा है, लेट्स से कुरियर का खर्चा है 500 रुपए का। मुझे एक चीज बताओ, मेरे लिए सेलिंग प्राइस बेशक 10,000 की रही, लेकिन अल्टीमेटली मेरी पॉकेट में कितना आने वाला है सर, 9,500, क्योंकि 500 रुपए तो आप कुरियर वाले को एज इट इज दे दोगे। तो अल्टीमेटली अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे कॉम्पिटिटर को अगर ये बुक देने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मेरे कॉम्पिटिटर को अगर वो कहता है कि मैं तो ई बुक दूंगा या सॉफ्ट कॉपी बुक दूंगा, तो उसको तो 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है तो वो अपनी टारगेट सेलिंग प्राइस क्या रख सकता है, 9500 रख सकता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि 1466 में आदि लिमिटेड सेल कर रहा है, लेकिन वो फ्रेट के और आपके रिटर्न एंड अलाउंसेस के 90 रुपीज खर्च कर रहा है, और ये 90 रुपीज आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में कोई भी किसी तरह का ये नहीं दे रखा कि माही लिमिटेड को कोई फ्रेट बॉन्ड करना है या कोई आपका रिसर्च एंड अलाउंसेस बॉन्ड करना है, ये करके कोई भी खर्चा आपको नहीं दिया। तो इसका मतलब आपके लिए नेट सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो कितनी होगी, 1466 माइनस 90, तो आपके लिए हो जाएगा 1376 का। से यस और नो। अब 1376 का आपके लिए ये हो गया। इसके अलावा मुझे एक चीज बताइए, अब आपको यहां पर कहा गया कि आप ही के लोगों को, आपको क्वेश्चन ने क्या बोला आपके लिए, इससे तो आप कहां पर पहुंचे हो, इससे आप यहां पर आदि लिमिटेड तक नहीं पहुंचे हो, रिवर्स में आप पहुंचे हो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर। क्यों? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर का कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है, लेकिन आपका तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है।
तो आपको इस 1376 में से क्या क्या चाहिए? आपको इसी में से तो आपके मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे निकालने हैं, इसी में से आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के खर्चे निकालने हैं, और इसी में से आपको अपना प्रॉफिट निकालना है। ये तीनों चीजें आपको कहां से निकालनी है? इसी 1376 में से निकालना है। तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के जो भी खर्चे हैं या जो भी उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो हटा दूंगा, फिर मैं मेरा खुद का प्रॉफिट हटा दूंगा, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा? वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होगा। क्लियर है? आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आपके माही लिमिटेड का भी, माही लिमिटेड इसके केस में आपके पास में किस तरीके की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनती है तो वो भी मैं आपको बताता हूं। ये आपकी हो गई माही लिमिटेड। माही लिमिटेड क्या कर रही है? डायरेक्टली माल उसको नहीं दे रही है, वो दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो कि है आपके हरियाणा में। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है ये माल दे रहा है आपके मर्चेंट को, फिर ये मर्चेंट माल दे रहा है प्रिंटर को, और प्रिंटर माल दे रहा है एंड कस्टमर को। ठीक है जी, क्लियर है? आइए जी, क्वेश्चन ने कहा था कि आपको मील के अंदर मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी है। तो आइए जी, कैलकुलेशन ऑफ टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो आपके लिए टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या रहेगा वो निकालना है। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, अभी शुरुआत के अंदर तो मैं सारे कॉलम्स बनाते हुए चल रहा हूं। एक इनर कॉलम कर लेते हैं अमाउंट का, एक आउटर कॉलम कर लेते हैं अमाउंट का। अब यहां से आपको अपनी टारगेट प्राइस निकालनी है, तो टारगेट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टारगेट प्राइस निकालने के लिए पहले आपके लिए जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी प्राइसेस को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है जी, देखिएगा कैसे क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके जो कॉम्पिटिटर है आदि लिमिटेड, तो आदि लिमिटेड कितने रुपए में बेच रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ आदि लिमिटेड टू मर्चेंट, कि भैया आदि लिमिटेड जो है वो अपने मर्चेंट को किस रेट में माल दे रहा है, और वो मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूं 1466। इसके अंदर उसके कुछ स्पेशल खर्चे हैं जो कि आपके नहीं लगने वाले हैं, तो जो खर्चे उनके हैं जो कि आपके नहीं लगेंगे तो वो सारे खर्चे मैं लेस कर देता हूं। तो ये सारे खर्चे क्या हैं? स्पेशल पोस्ट सेल्स एक्सपेंडिचर। स्पेशल पोस्ट सेल, पोस्ट सेल का मतलब हो गया आपके आफ्टर सेल। और ये कौन से खर्चे होंगे? इन खर्चे के अंदर आएगा वो जो फ्रेट जो कि 60 रुपीज का था, कितना का? 60 का ही था, 30 रुपीज का। जो 30 रुपीज का फ्रेट था वो, और आपका जो रिटर्न एंड अलाउंसेस आप लोगों के हो रहे हैं वो। तो फ्रेट बॉन्ड बाय आदि, ये इनर कॉलम में लिख देता हूं, कितना है? 30। इसके अलावा आप लोगों के रिटर्न एंड अलाउंसेस, मैं आर एंड ए लिख रहा हूं जो कि नॉर्मली आपका जो भी रहता है, और वो था आपका 60। ये आपका टोटल पोस्ट सेल्स एक्सपेंडिचर है जो कि हो गया 90। और जैसे ही आप इसको लेस कर देते हैं तो क्या ये आपके माही लिमिटेड के लिए, ये आपकी माही लिमिटेड के लिए वो आ गया क्या? या मैं यूं कहूं नेट सेलिंग प्राइस जो उनकी हो गई वो हो गई क्या? तो नेट सेलिंग प्राइस आपके लिए मतलब कि आपके आदि लिमिटेड की नेट सेलिंग प्राइस ऑफ आदि लिमिटेड, और आपकी कंपनी के लिए बात करूं तो ये हो गई आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस। और ये कितनी हो जाएगी? ₹1376। अब दोस्तों आपके इसके अलावा अब आपका क्या होगा साहब? ये आपकी नेट टारगेट सेलिंग प्राइस हो गई। अब आपके पास टारगेट सेलिंग प्राइस में से आपको टोटल टारगेट कॉस्ट चाहिए। टोटल टारगेट कॉस्ट क्या होगी भैया? आप अपना सबसे पहले अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन आपको दे रखो, क्वेश्चन में नीचे नीचे दिखा है, यू में अज्यूम दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड बाय योर कंपनी इक्वल टू ₹120।
तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो आपका एक्सपेक्टेड नेट रिटर्न या मैं यूं कहूं टारगेट प्रॉफिट, वो आप यहां से लेस करेंगे। तो लेस एक्सपेक्टेड ऑब्लिक टारगेट प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड ऑब्लिक टारगेट प्रॉफिट, और ये कितना हो जाएगा सर ₹120। अब मुझे एक चीज बताइए, आपके पास आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस थी, आपके पास आपके टारगेट सेलिंग प्राइस में से आपने अपना जो टारगेट प्रॉफिट है वो लेस कर दिया, तो आपके पास क्या टोटल ओवरऑल टारगेट कॉस्ट आ गई क्या? अगर ये आपके पास आ गई है तो भैया मुझे बताइए फटाफट से, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने सिंपली क्या किया, आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी सेलिंग प्राइस ली, उसके बाद में वो स्पेशल खर्चे जो उन्होंने किए जो आपके नहीं लग रहे हैं, पोस्ट सेल्स के एक्सपेंडिचर हैं, उनको लेस किया। कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने आपको बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट के कारण से मैंने इनको लेस किया। तो आपके पास नेट सेलिंग प्राइस आ गई आदि लिमिटेड की, जो कि आपके लिए हो जाएगी टारगेट सेलिंग प्राइस। तो टारगेट सेलिंग प्राइस आपकी हो गई आपके लिए, मतलब कि माही लिमिटेड के लिए। तो आप चाहो तो लिख सकते हो नेट टारगेट सेलिंग प्राइस फॉर माही, कि माही के लिए ये टारगेट सेलिंग प्राइस हो गई। इसमें से आपने अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका टारगेट कॉस्ट फॉर माही लिमिटेड। तो माही लिमिटेड की टारगेट कॉस्ट आ गई, और ये माही लिमिटेड की टारगेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1376 माइनस 120, तो आ जाएगा 1256। डन क्या? यहां तक मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत आनी चाहिए। मैंने एक एक हौले हौले कॉन्सेप्ट समझाते हुए चला हूं। अब इस टारगेट कॉस्ट में से आपको पता है कि आपके कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जो कि आपके कब लगेंगे, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग लग रहे हैं। मतलब आप अपने मिल में मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को दोगे, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के वहां पर खर्चे लगेंगे। तो ये जो बेसिकली खर्चे हैं ये आपके पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं। तो यहां से आप अगर अपने टोटल टारगेट कॉस्ट में से मैन्युफैक्चरिंग के बाद के खर्चे लेस कर दोगे, क्योंकि आपको पता है आप क्या करोगे, अपना एक ये मील है, यहां पर आप माल बनाओगे, माल बना करके आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेजोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मर्चेंट को भेजेगा। हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स मोड पर आ रहे हैं। हमने क्या किया, मील मर्चेंट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक के जो खर्चे हैं वो हमारे नहीं लगेंगे, तो हम वहां तक वापस आ गए। इसके बाद में हमने हमारा प्रॉफिट लेस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आ गए, प्लस मैन्युफैक्चरिंग के बाद के ये वाला जो सर्कल है ना, मतलब कि हमारी मील से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बीच के जो भी खर्चे हैं, ये हमारे खर्चे कहलाएंगे पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग खर्चे। तो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग खर्चे अगर मैं लेस कर दूंगा तो मेरे पास बैलेंस जो बचेगा वो क्या होगा, वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। तो भैया इसमें से हमने लेस कर दिया पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं सर, ध्यान से देखिए। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में शिपमेंट कॉस्ट लगेगी, तो एक तो आपकी लग गई शिपमेंट कॉस्ट, शिपमेंट कॉस्ट लग गई आपकी ₹11। इसके अलावा सर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, और ये हो गई आपके पास ₹25 की। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहता है कि साहब मेरे को भी ROI चाहिए, मेरे को भी कुछ रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट, तो ROI ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, और ये कितना चाहिए सर, ये ₹58 चाहिए। ये सारे खर्चे अगर आप लेस करेंगे तो 58 + 25 + 11, तो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के भी आपके ₹94 आपके लगेंगे। और जो बाकी बचेगा बैलेंस है ना दोस्तों, ये बैलेंस आपके पास कहलाएगा टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आपका ₹1162, 1162 रुपए मात्र। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है ना,
तो आपके लिए ये क्वेश्चन इतना सा सॉल्यूशन है जो आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मतलब ये वाला यहां से स्टार्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और ये यहां पर एंड भी हो जाएगा। बस सॉल्यूशन इसका इतना ही है, मतलब आप देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल इतना ही है। ये लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना और इसको किस जगह पर कौन सी चीज लेस होगी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार वापस से आपको रिकैप कराता हूं मैंने क्या किया। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, 1466 में आपका कॉम्पिटिटर जो है ना वो माल बेच रहा है, लेकिन इसको माल को बेचने के लिए वो क्या कर रहा है कि रास्ते का जो फ्रेट का खर्चा है 30 रुपए का वो भी वो खुद ही बॉन्ड कर रहा है, और कुछ रिटर्न एंड अलाउंसेज हैं उसके 60 रुपीज के, वो भी आपके हैं। तो ऐसा करके इसका मतलब वो 90 रुपीज का उसका खर्चा है जो कि आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जो आपको नहीं करना पड़ेगा तो फिर आपको 1466 क्यों चार्ज कर रहे हो? वो तो 1466 इन सब चीजों को रिकवर करने के लिए चार्ज करता है, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको लेस करोगे तो आपके पास 1376 ये आपके लिए टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे टारगेट कॉस्ट नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछा है। तो भैया सबसे पहले तो क्या करें, टारगेट सेलिंग प्राइस में से जो आज तक करते आए हैं हमारा टारगेट प्रॉफिट वो लेस करो 120 रुपीज का। तो हमने हमारा टारगेट प्रॉफिट लेस कर दिया, तो हमारे पास 1256 का हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई हमारी टारगेट कॉस्ट, लेकिन ये आ गई हमारे पास टोटल टारगेट कॉस्ट। अब हमारे को टोटल टारगेट कॉस्ट में दो चीजें हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे और एक मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद के खर्चे। तो भैया जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद के खर्चे हैं उनको लेस कर दो। मैन्युफैक्चरिंग के बाद के खर्चे कौन से हैं? हमारा माल हमारे मैन्युफैक्चरिंग मिल जहां है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जाएगा उसका खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को हम लोग खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वो भी हमारा खर्चा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहता है कि मैं भी कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो वो भी एक खर्चा आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को देना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे खर्चे मिला करके आपके 94 रुपीज के हुए, और वो खर्चे आप लेस करोगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 1262। क्लियर है? सॉरी 1162। बस यही इसका क्रक्स है, यही इस क्वेश्चन का समरी है। उम्मीद करता हूं कि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ बिल्कुल प्रॉपर्ली आप लोगों को समझ में आया होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, सिमिलर क्वेश्चन इसके जस्ट एज इट इज क्वेश्चन जो है वो हमारी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोगों के पास बुक आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई है तो फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है। फिर भी अगर कोई बच्चा कि नहीं सर मैं तो फ्री रिसोर्सेज में से भी नहीं जा करके देखूंगा, तो भैया ये लीजिए, आप लोगों के फुल स्क्रीन कर रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैं कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस फिगर्स चेंज है, फिगर चेंज है, बाकी सेम एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम आप लोगों के लिए है। और मैं आपको बता दूं, अगर टारगेट कॉस्टिंग से अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब भी क्वेश्चन आएगा, आई डोंट नो किस अटेम्प्ट में आएगा, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो आइदर या तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा या वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको टारगेट कॉस्टिंग में से देखने को मिलेगा, मैं आपको इतना कह सकता हूं। मतलब इससे बहुत इजी लेवल पे आ जाएंगे तब तो आप कर ही दोगे। बाकी मैं आपको, अगर मैं इस टारगेट कॉस्टिंग से लास्ट डे रिवीजन के लिए कोई क्वेश्चन बोलूंगा तो मैं कहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 12 को लास्ट डे रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 14 को लास्ट डे रिवाइज कीजिएगा। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या किया? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आई नो थोड़ा बोरिंग हो जाता है बार बार सुनने के बाद, स्पेशली तब जब आपको समझ में आ चुका होता है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कॉम्पिटिटर को 1466 की सेलिंग प्राइस है उसमें, लेकिन उनके कुछ दो तरीके के खर्चे हैं जो कि उनके लगने वाले हैं। दैट मीन्स फ्रेट उन्होंने खुद ने बॉन्ड किया था और रिटर्न एंड अलाउंसेस के खर्चे। तो ये दोनों खर्चे आप लेस कर दोगे तो आपके लिए टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। टारगेट सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट लेस करते हो अपना, तो टारगेट कॉस्ट आ जाती है। टारगेट कॉस्ट में आपके पास दो तरीके के खर्चे होंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपको पता करनी है। तो भैया सिंपली आपके पास क्या है, ए प्लस बी, आपके पास दो चीजों का टोटल है। मतलब आपके पास क्या है, ए प्लस बी है और उसको हम बोलते हैं ए बी। तो आपको चाहिए अगर ए की वैल्यू तो क्या करोगे, ए बी में से बी लेस कर दो। तो इन शॉर्ट हमारे पास यहां पर टोटल टारगेट कॉस्ट है, इसमें से अगर मैं पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे लेस कर दूंगा तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आ जाएंगे। तो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन शुरुआत में, मैं उम्मीद करता हूं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीए फाइनल में था और पता नहीं, मतलब मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि यार हो सकता है शायद मेरी गलती रही हो, बट व्हेन आई वाज स्टूडेंट ना, तो मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता था।
बट व्हेन आई एम टीचर ना, तब मुझे क्वेश्चन मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट को समझ में आता है, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन उस डीप लेवल से किया है, ये मानते हुए कि भैया हमारा जो ऊपर वाला माला है ना वो कभी कभार ही एक्टिव होता है, बाकी टाइम एक्टिव नहीं रहता है। तो मैं ये मानते हुए चलता हूँ, क्योंकि क्या है ना, इस पर बोझ बहुत है यार। इसीलिए देखो, भगवान बोझ ज़्यादा यहाँ पर नहीं रखना है, बादाम टाइम टू टाइम खाते रहने का है, और आप टाइम टू टाइम बादाम खाते रहिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आसानी के साथ करते चलिएगा। ठीक है जी। आइए दोस्तों, अब मैं बढ़ जाता हूँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ताकि आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो सके। 1 घंटे का समय पूरा का पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर नंबर, टाइम स्टैम्प और कॉपी का पेज नंबर आप लोग लिखते हुए चल रहे होंगे। ये मैं उम्मीद करता हूं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों को बुक में मैंने जगह दी है, मैं जगह दे सकता हूं आप लोगों को। लिखना ना लिखना, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर डिसीजन। ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मैं यूं कहूं कि अगर मैं इस पूरे चैप्टर में से सबसे ट्रिकी क्वेश्चन की बात करूं तो वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वैसे बेहद आसान बना दूंगा मैं आपको इस क्वेश्चन को भी, बट फिर भी आप लोगों को समझ में आएगा कि यार आइला इस क्वेश्चन को करना कैसे था। मैं हमेशा से एक लाइन बोलता हूं, और वो ये कि भैया जी, कॉस्टिंग का पेपर तब तक गलत नहीं हो सकता जब तक आपको पेपर को पढ़ना आता है। अभी आपको पता पड़ा वो क्वेश्चन कितना अच्छा था ना। मतलब अगर एक बच्चा जिसने कभी जीवन में टारगेट कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन नहीं किया, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, मैं आपको इतना कह सकता हूं। लेकिन जब आप उसको पढ़ने जाते हो ना, जब आप उसमें गोता लगाते हो, उसको एक एक लाइन को इलेबोरेट करते हुए चलते हो, तो आपकी हर एक चीज आसान हो जाती है। आइए सेम उसी तर्ज पर इस क्वेश्चन नंबर 14 को भी आसान बनाते हैं। एमटीपी दिसंबर 2024 में इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को इंसर्ट कर दिया है, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 के एग्जाम में आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। जब भी टारगेट कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को एलडीआर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एलडीआर के साथ साथ ब्रैकेट में एक और चीज लिख लीजिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मतलब कि ये आप लोगों के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। एस लिमिटेड हैज सेल्स ऑफ 2 लाख यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ ₹100 पर यूनिट। मैं जितना अपने माथे में अंदर जा सकता है, जितना मैं डाइजेस्ट कर सकता हूं, मैं केवल उतना ही पढ़ता हूं। मैं आप लोगों में जैसा नहीं हूं कि मैं पूरे के पूरे 2 पैराग्राफ को पढ़ जाऊंगा, उसके बाद में उसकी इंटरप्रिटेशन निकालने जाऊंगा। क्या बोल रहा है, फिर मेरे को खुद को समझ में नहीं आता कि क्या बोल गया क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इतना ही डाइजेस्ट कर सकूं उतना ही पढ़ता हूं। तो मुझे यहां से समझ में आया कि भैया एस लिमिटेड एक कंपनी है, वो सेल कर रही है 2 लाख यूनिट, और उसकी सेलिंग प्राइस है ₹100 पर यूनिट। तो क्या अगर आप लोग इजाजत दो तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, क्या 2 लाख यूनिट है, 100 रुपए की रेट से बिकता है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 200 लाख रुपए की मेरी सेल वैल्यू है? मतलब मैं 200 लाख रुपए में मैं सेल कर रहा हूं 2 लाख यूनिट 100 रुपए की रेट से, तो 200 लाख मतलब कि 2 करोड़ रुपए। एंड प्रॉफिट ऑफ 70 लाख इन करंट ईयर, और 70 लाख रुपीस का प्रॉफिट मैं अर्न कर रहा हूं करंट ईयर में। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि करंट ईयर में मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं 130 लाख आई होगी? इंटरप्रिटेशन निकालते हुए चलूंगा मैं, हर एक लाइन का पढ़ता चलूंगा, उसके माइंड के अंदर सर क्या है ऐसा लिखते हुए चलना है? नहीं, माइंड को आपको पता है 2 लाख यूनिट है, 100 रुपए की रेट है, तो 200 लाख हो गई, 70 लाख का प्रॉफिट है, 130 लाख की कॉस्ट हो गई। आगे सुनिएगा। ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन, मतलब कि बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, next year the company has to reduce its price of product at the rate 3% to achieve same target volume of sale। क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब मार्केट में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, अगर मुझे सेम टारगेट वॉल्यूम का मतलब हो गया, मुझे अगर 2 लाख यूनिट अगर मुझे बेचनी है तो मुझे मेरी सेलिंग प्राइस को 3% से कम करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे मेरी सेलिंग प्राइस को 3% से कम करूंगा, मतलब कि जो 100 रुपीज की सेलिंग प्राइस है उसे मुझे 97 रुपीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा नेक्स्ट ईयर अगर मुझे सेम यूनिट मेंटेन करनी है, 2 लाख यूनिट मेंटेन करनी है, तो सेलिंग प्राइस 97 रखूंगा। तो 2 लाख का 97 की रेट से, इसका मतलब मेरी जो नेक्स्ट ईयर सेल वैल्यू है वो 194 लाख हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का डाइजेस्ट हो गया होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या किया? मेरा कहना, मेरा बड़ा फंडा क्लियर है।
मैं एक एक लाइन पढ़ते चलता हूं और उसको इंटरप्रेट करते चलता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन जो है ना, जब मैं छोटा छोटा, अब भाई साहब सक्सेस इज ए सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स, तो इसका मतलब मुझे स्मॉल एफर्ट्स डालने होंगे। स्मॉल एफर्ट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। जो ऊपर का पैराग्राफ है वो मेरे सामने क्रक्स में मेरे सामने लिखा हुआ है कि 2 लाख यूनिट मैं प्रेजेंटली बेच रहा हूं 100 रुपए की रेट से, तो 200 लाख की सेल है, 70 लाख का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो 130 लाख की मेरी प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर मुझे सेम क्वांटिटी, सेम सेल वॉल्यूम अगर मुझे बेचनी है, दैट मीन 2 लाख यूनिट अगर मुझे बेचनी है, तो मुझे मेरी सेलिंग प्राइस 3% से कम करनी है, दैट मीन 97 रुपीज करनी है। और 97 रुपीज अगर मुझे करनी है तो वो 194 लाख हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? 194 लाख हो जाएगी। The cost structure and profit for the current year is given below। आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर और आपका प्रॉफिट कुछ करंट ईयर का कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कौन सा करंट ईयर? करंट ईयर। क्लियर है? आपको डायरेक्ट मटेरियल रुपीज इन लाख दे रखे हैं, मटेरियल लगा 50 लाख का, वेजेस लगी 40 लाख की, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लगा 15 लाख का, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडिंग सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लगा 25 लाख का, टोटल कॉस्ट आई 130 लाख। आइला आशुतोष सर ने यही टोटल 130 लाख लिखा था क्या? मैजिशियन है अपन मैजिशियन है, जादू निकालते हैं अपन, है ना। बेहद आसान से जादू था क्योंकि कॉस्टिंग ही आसान है। तो 200 लाख में से 70 लाख का अगर आपका प्रॉफिट है तो भैया 130 लाख की कॉस्ट आनी थी। हाँ ठीक है, इन्होंने उसका ब्रेकअप दे दिया कि मटेरियल में 50 लाख, वेजेज में 40 लाख, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में 15 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर 25 लाख, टोटल 130 लाख। क्लियर है? अब असली खेला चालू होगा, आइए खेलते हैं। टू अचीव द टारगेट कॉस्ट, आपको अगर टारगेट कॉस्ट को अचीव करना है, अब भाई साहब टारगेट कॉस्ट तो तब अचीव हो, देखो टारगेट सेलिंग वैल्यू मेरे पास आ गई 194 लाख, ये मेरी सेल है। इसमें से टारगेट प्रॉफिट पहले पता होगा तभी तो मेरे पास टारगेट कॉस्ट आएगी। टारगेट कॉस्ट तो तब आएगी जब मेरे पास टारगेट प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा? टू अचीव टारगेट कॉस्ट टू मेंटेन सेम प्रॉफिट, टू मेंटेन सेम प्रॉफिट, मतलब क्वेश्चन ने कहा अगर मैं सेम प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहूं तो सेम प्रॉफिट मेंटेन मतलब कि आप लोगों के लिए जो टारगेट प्रॉफिट है वो अगेन जो पिछले साल का था 70 लाख वही होगा। तो 70 लाख ही होगा तो आपकी रिवाइज्ड टारगेट कॉस्ट कितनी होगी? 124 लाख। इसका मतलब जो प्रेजेंट ईयर में 130 लाख थी वो मुझे 124 लाख करनी पड़ेगी, मतलब मुझे 6 लाख रुपए की कॉस्ट का रिडक्शन करना पड़ेगा। से यस और नो? मुझे उम्मीद है कि यहां तक ये 6 लाख कैसे आया ये आपको समझ में आ रहा है। मेरे को यही मैं कहता हूं, क्वेश्चन को धीरे धीरे हौले हौले पढ़ो, काम बन जाएगा। आगे चलिएगा। द कंपनी इज इवेल्युएटिंग द प्रपोजल टू रिड्यूस, अब लेकिन ऑब्वियसली बात है 6 लाख कम करने हैं ना, तो कंपनी इवेल्युएट कर रही है प्रपोजल। क्या प्रपोजल? रिड्यूस करेंगे लेबर कॉस्ट एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन कहता है कि भैया हमको अगर इस टारगेट कॉस्ट को अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं इस पूरी लाइन को एक बार वापस से पूरी की पूरी लाइन एक साथ पढ़ूंगा, तो पूरी की पूरी लाइन पढ़ते हैं। क्या बोलता है? टू अचीव द टारगेट कॉस्ट टू मेंटेन सेम प्रॉफिट, कंपनी इज इवेल्युएटिंग द प्रपोजल टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अब इस पूरी लाइन का अर्थ यह हुआ कि टू अचीव टारगेट कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए ताकि मैं मेंटेन कर सकूं पूरा का पूरा प्रॉफिट, कंपनी इवेल्युएट कर रही है एक प्रपोजल को जिसमें वो रिड्यूस करेगी लेबर कॉस्ट को और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को। ये इस लाइन का मीनिंग हो गया। क्लियर है? आगे चलिए। ए वेंडर सप्लाइंग मशीन, एक मशीन वेंडर है, मतलब कि जो वेंडर है जो मशीन सप्लाई करता है, सुटेबल फॉर द कंपनीज ऑपरेशन, जो कि मशीन हमारे कंपनी के ऑपरेशन के लिए सुटेबल है, हैज ऑफर्ड एन एडवांस टेक्नोलॉजी सेमी ऑटोमेटिक मशीन ऑफ ₹10 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक मशीन का वेंडर है, वो मशीन का वेंडर क्या बोलता है? मशीन का वेंडर कहता है कि साहब आपके लिए एक तड़कती भड़कती मस्त सेमी ऑटोमेटिक मशीन लाया हूँ। मशीन की बात कर रहे हैं, आप तड़कती भड़कती में पता नहीं कहाँ खो जाते हो। तो यहाँ पर वेंडर सप्लाई कर रहा है मशीन जो कि क्या है? सूटेबल है आपकी कंपनी के ऑपरेशन के लिए, मतलब कि आपकी कंपनी के काम आएगी और कंपनी के काम आएगी। और वो ऑफर क्या कर रहा है? सेमी ऑटोमेटिक मशीन रहेगी 10 लाख रुपए की। लेकिन ये 10 लाख रुपए की तब दूंगा एज रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन, जब आप ओल्ड मशीन मुझे दोगे तब मैं 10 लाख में दूंगा। मतलब आपको पता है ना, जैसे हम कोई कार लेने जाते हैं या कोई भी आप मोबाइल लेते हो तो आपको सपोज से आपने कभी एडवर्टीजमेंट देखा होगा, आईफोन का एडवर्टीजमेंट आपने देखा, आईफोन की वैल्यू है सपोज से 90,000
और वो कहते हैं कोई भी पुराना फोन लाइए 70,000 में नया आईफोन ले जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 70,000 रुपए है ये आपके 70,000 रुपए चार्ज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप मुझे ओल्ड वाला फोन ला करके दोगे, इसलिए 70,000 है, नहीं तो अदरवाइज तो 90 लाख ही है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे आउट ऑफ पॉकेट हम लोग 10 लाख रुपए देने वाले हैं। इसके अलावा उसने कहा है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन वर्थ 3 लाख। लेकिन रिप्लेसमेंट में दूंगा एक मशीन जिसकी आपके लिए प्रेजेंटली आपकी वर्थ जो दे रखी है वो है 3 लाख, लेकिन वर्थ आपकी बुक्स में 3 लाख है। लेकिन वेंडर क्या बोल रहा है? द वेंडर इज एग्रीबल टू टेक बैक द ओल्ड मशीन ₹1 लाख ओनली। लेकिन जो वेंडर है वो बोल रहा है कि साहब मैंने इसकी जो वैल्यू लगाई है ना वो 1 लाख ही लगाई है। इसका मतलब इन शॉर्ट ये मैं बोल दूं कि न्यू मशीन आपकी टोटल 11 लाख की थी, उसमें से 1 लाख इसने ओल्ड मशीन की वर्थ मानते हुए एडजस्ट कर लिया और 10 लाख रुपए आपको कैश देने हैं। आपको पता है मेरे पास ये 2 फोन है, सपोज से मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ये वाला फोन है, एक ये वाला फोन है, ठीक है। अब ये वाला जो फोन है मेरे पास आईफोन, अब मैं इस आईफोन को क्या करूंगा, मैं आईफोन लेने गया, उन्होंने कहा आईफोन लेंगे दे देंगे आपको, लेकिन उसके बदले में ओल्ड फोन भी लेंगे। ऑल्दो ये फोन भी ओल्ड नहीं है, ये भी न्यू है। तो ये वाला फोन मैंने सपोज से उनको रिप्लेसमेंट में दिया। मैं कहता हूं कि साहब इसकी वैल्यू मेरे लिए 30,000 रुपये। वो बोलते हैं साहब आपके लिए 30,000 होगी, हम इसकी वैल्यूएशन 20,000 ही लगाएंगे। तो भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, मैं इसकी वैल्यूएशन मेरी बुक्स में 30,000 लगा के बैठा हूं, वो मेरे को एडजस्ट करेंगे केवल 20,000, तो मेरे को क्या 10,000 रुपए का लॉस नहीं हुआ क्या? मेरे को 10,000 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ इस डिस्पोजल में? मैंने 30,000 का मोबाइल दिया जिसकी उन्होंने वैल्यूएशन लगाया केवल 20,000। तो सेम इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मेरी ओल्ड मशीन की वर्थ तो थी 3 लाख, वर्थ 3 लाख का मतलब हो गया कि मेरी बुक्स में 3 लाख थी, लेकिन उन्होंने इसमें 1 लाख रुपए में लेने के लिए एग्री किया है। चोट हो गई, 2 लाख रुपए का डिस्पोजल में लॉस हो गया। द कंपनीज पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन WDV। कंपनी की पॉलिसी है कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे WDV का 15%। अब मुझे एक चीज बताओ, WDV का 15% चार्ज करेगी, तो अगर मैं इस नई मशीन पे जाऊंगा तो क्या होगा सर? नई मशीन पे जाओगे तो 10 लाख रुपए की मशीन की वैल्यू रहेगी, और मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपए के हिसाब से आपको 15% का WDV निकालना है। कई बार बच्चा मेरे को बोल देता है कि सर 10 लाख रुपए पे लगाओगे कि 11 लाख रुपए पे लगाओगे? मैंने कहा 10 लाख रुपए पे लगाऊंगा, क्योंकि आप लोग मुझसे पता है, मुझे पता है आप लोग इसके ऊपर डाउट पूछोगे कि सर 10 लाख रुपए पे 11 लाख रुपए पे। मैंने कहा 10 लाख रुपए पे, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन की जो हमारी बुक में वैल्यू रहेगी वो 10 लाख रुपए ही रहेगी। हम लोग हमारे बुक के अंदर जो इसको पार्क करेंगे वो 10 लाख रुपए पे ही करेंगे। क्लियर है? आपके ओल्ड मशीन पर 3 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन लगता था, तो हम लोग 3 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन लगाते थे 15% के हिसाब से 45,000। अगर हम ओल्ड मशीन को डिस्पोज नहीं करते तो 3 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाते। न्यू मशीन हमारी 10 लाख की है तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना लगाएंगे सर? 15% के हिसाब से 1.5 लाख का। तो कहां 45,000, कहां 1.5 लाख? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस नई मशीन पे जाता हूं तो मेरा डेप्रिसिएशन 1,05,000 से बढ़ जाएगा। क्लियर है? बढ़ेगा मतलब कॉस्ट बढ़ेगी। द मेंटेनेंस चार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इज 1 लाख पर एनम। जो मेरी एग्जिस्टिंग मशीन है ना ये 3 लाख वाली, इसको मेंटेन, अब भाई साहब पुरानी तो ऐसे ही चलेगा ना, पुराना माल तो सेकंड हैंड माल तो इतना ही चलता है, तो पुराना माल मेंटेनेंस कॉस्ट 1 लाख रुपए लग रही है सालाना। वेयर एज देयर विल बी वारंटी ऑफ सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द न्यू मशीन फर्स्ट 2 ईयर। वहीं नई मशीन के केस में आपको 2 साल तक की वारंटी है, तो आपके लिए मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेंटेनेंस न्यू मशीन का फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओल्ड मशीन के केस में 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब अगर मैं न्यू मशीन पे जाता हूं तो क्या मेरे ये 1 लाख रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगा क्या? आंसर है यस सर, ये बिल्कुल आपके सेव हो जाएंगे। क्लियर है? आगे चलो। देयर आर 7 सुपरवाइजर हुज सैलरी इज 1.5 लाख पर एनम। आपकी कंपनी में टोटल 7 सुपरवाइजर काम करते हैं, जो कि सबकी सैलरी 1,50,000 पर एनम है। द न्यू मशीन हैविंग कन्वेयर बेल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन कॉस्ट कटिंग मेजर इन फॉलोइंग वेज। जो आपकी न्यू मशीन है ना, इसके अंदर कोई कन्वेयर बेल्ट है। अब कन्वेयर बेल्ट क्या होता है ये टेक्निकली मुझे नहीं पता, कन्वेयर बेल्ट, क्योंकि मेरे को कोई मशीन थोड़ी बनानी है। तो कोई इसके अंदर मुझे इतना सा समझ में आता है कि इस मशीन के अंदर कोई कन्वेयर बेल्ट है, और उसके कारण से आपकी जो कॉस्ट में कटिंग जो है ना, वो मतलब कि कॉस्ट रिड्यूस होगी। कैसे कैसे होगी? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर बाय 10%। आपकी वर्कर की प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ जाएगी। 10% से प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब यह है कि जहां पहले आप 1 घंटे में 100 यूनिट बनाते थे, अब वहीं 1 घंटे में आप 110 यूनिट बनाने लग जाओगे। 10% से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है?
कट डाउन मटेरियल वेस्टेज बाय 5%। आपका जो मटेरियल है उसका वेस्टेज 5% से कट डाउन हो जाएगा, मतलब मटेरियल की कॉस्ट 5% से सेव होने लगेगी, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ सुपरवाइजर बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक फैसिलिटी ऑफ मशीन। आपको सुपरवाइजर, जो टोटल 7 सुपरवाइजर काम कर रहे थे, आपको उनको एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये वाली जो मशीन है ये ऑटोमेटिक मशीन है, तो आपको कहीं ना कहीं कम सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब उनकी सैलरी भी बचेगी। सेविंग इन पैकिंग कॉस्ट बाय 1 लाख। आपकी पैकिंग कॉस्ट में 1 लाख रुपए सेव होगा, ठीक है। अज्यूम करते हुए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, कैलकुलेट करो हाउ मेनी सुपरवाइजर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन टू एक्टिविटी टू अचीव टारगेट कॉस्ट। आपको अपनी टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए कितने सुपरवाइजर्स को रिमूव करना है यह पता लगाना है। मजेदार क्वेश्चन है, आशुतोष सर ने पहले ही बोल दिया है, लास्ट डे रिवीजन पे भी रखना है, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। अब इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार इस क्वेश्चन को पूरा सा रिकैप कराऊंगा। रिकैप कैसे कराऊंगा, ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग। आपको क्वेश्चन ने कहा कि प्रेजेंटली हम लोग 2 लाख यूनिट @100 के हिसाब से बेच रहे थे, 200 लाख में। हम प्रेजेंटली प्रॉफिट जो कमा रहे थे वो कमा रहे थे 70 लाख। हमारी कॉस्ट लग रही थी 130 लाख। लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारे को सेम क्वांटिटी अगर अचीव करनी है तो 2 लाख क्वांटिटी अचीव होगी, लेकिन सेलिंग प्राइस 3% से डाउन हो जाएगी, तो हमारे को सेलिंग प्राइस 194 लाख पर लेकर के जानी पड़ेगी। सेल वैल्यू 194 लाख। क्वेश्चन कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है, तो मतलब 70 लाख अगर मेंटेन करना है तो हमारी टारगेट कॉस्ट रहेगी 124 लाख। अब पहले जो प्राइस थी और अब जो प्राइस है, इसका मतलब हमारे को टोटल नेट टारगेट कॉस्ट में जो रिडक्शन करना है वो हमें 6 लाख करना है। अब ये 6 लाख टारगेट कॉस्ट का रिडक्शन हमें करना है ताकि हम लोग हमारा प्रॉफिट अचीव कर सके। तो प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमको टोटल 6 लाख रुपए की कॉस्ट रिड्यूस करनी है। अब इस कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कैसे करेंगे, तो भैया कुछ एक जगह पर सेविंग हो रही है, कुछ एक जगह पर डेप्रिसिएशन का खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर, जैसे आपके लिए नई मशीन खरीदोगे तो ऑब्वियसली आपको 10 लाख रुपए अपने जेब से देने पड़ेंगे, तो 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का खर्चा, मतलब कि आपका जो कैपिटल की कॉस्ट है वो आपकी लगेगी 1.5 लाख रुपए का कैपिटल कॉस्ट, मतलब कि ब्याज का खर्चा, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा। 1,05,000 का आपका डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन मेंटेनेंस का पैसा बच जाएगा, पैकिंग का खर्चा बच जाएगा, मटेरियल वेस्टेज बच जाएगी, प्रोडक्टिविटी बच जाएगी, तो लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे करके आपके पास होगा। और कुछ आपको सुपरवाइजर हटाने हैं। अब ये सुपरवाइजर कितने हटाने हैं ये क्वेश्चन जानना चाहता है, तो अल्टीमेटली मुझे कैसे करना है ये क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब हम लोग ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने, इसको करने जाते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहला ए पॉइंट में मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन वैल्यू या कॉस्ट टू बी रिड्यूस। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टू रिड्यूस टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा, एक कॉलम बना रहा हूं पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना रहा हूं प्रेजेंट का, एक कॉलम बना रहा हूं नेक्स्ट ईयर का। यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा सेल प्राइस या सेल क्वांटिटी। यहां पर भी 2 लाख। तो क्वेश्चन ने कहा कि अगर हम हमारी प्राइस को कम कर देंगे तो यहां पर भी सेम वॉल्यूम हम लोग अचीव कर जाएंगे, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी सेलिंग प्राइस से, जो कि है यहां पर है ₹100, और वहां 3% से कम हो जाएगी, तो यहां हो जाएगी 97। तो इससे आ जाएगा आपके पास आपकी सेल वैल्यू, और ये हो जाएगी जी आपकी ₹200 लाख, और ये हो जाएगी ₹194 लाख। इसमें से अगर आप अपना प्रॉफिट लेस कर देते हो
तो ये हो जाएगा ₹70 लाख। और यही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें अगले साल भी कमाना है एज ए टारगेट प्रॉफिट, तो वो हम लोग लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, इसे आप चाहे प्रॉफिट बोल दो चाहे टारगेट प्रॉफिट बोल दो। अब यहां से आपके पास आ जाएगी एक कॉस्ट बोल दूं या टारगेट कॉस्ट बोल दूं, एक ही बात है। कॉस्ट बोलेंगे प्रेजेंट ईयर के रेफरेंस में और टारगेट कॉस्ट बोलूंगा मैं नेक्स्ट ईयर के रेफरेंस में। तो ये हो जाएगा मेरा 130 लाख और यहां आ जाएगा मेरा 124 लाख। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कॉस्ट टू बी रिड्यूस कितनी होगी, तो रिडक्शन इन कॉस्ट वो हमें कितना करना पड़ेगा, तो वो रहेगा इन दोनों का डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, ₹6 लाख। अगर मैं 6 लाख का कॉस्ट रिड्यूस कर देता हूं तो भैया मुझे यही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ जगह पर कुछ खर्चे हमारे बच रहे हैं और कुछ खर्चे हमारे एडिशनल लग रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा, मुझे यहां पर निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सुपरवाइजर टू बी एलिमिनेट। एलिमिनेट की स्पेलिंग आई गेस मैंने गलत लिखी है, ELE होती है ना भैया। देखो क्या है ना, हिंदी मीडियम के आदमी है भैया, हमारे को थोड़ा इंग्लिश थोड़ी ऐसी ही होती है हमारी। हाँ नहीं भैया, ELI ही होती है। ओके सर, फिर तो ठीक है। इसका मतलब हमको आता सब कुछ है, लिखते सब कुछ सही है, बस कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, कोई बात नहीं। आइए जी, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सुपरवाइजर टू बी एलिमिनेटेड कितने होंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे यहां पर, और वो कॉलम एक तो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का, और एक हो जाएगा आपका अमाउंट का। अब इसमें भी फर्दर मैं 2 हिस्से करूंगा। एक ए पॉइंट होगा जिसमें हम लोग लिखेंगे सेविंग इन कॉस्ट, कॉस्ट में कितनी सेविंग हो रही है वो हम लोग लिखेंगे। इस कॉस्ट में सेविंग के लिए मेरे हिसाब से आप लोग जगह छोड़ देंगे 6 लाइनों की, 1 2 3 4 5 6, मैं 7 लाइनों की छोड़ देते हैं। फिर बी पॉइंट में आप लिखेंगे एडिशनल कॉस्ट। कुछ खर्चे हमारे एडिशनल लगेंगे, कुछ खर्चे हमारे सेव होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने हमारी नई मशीनरी लगाई है। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आप एक एक लाइन पढ़ते चलिए और जहां जहां से भी जो भी खर्चा लगता चल रहा है उसको लिखते हुए चलेंगे। टू अचीव द टारगेट कॉस्ट टू मेंटेन सेम प्रॉफिट कंपनी इज इवेल्युएटिंग द प्रपोजल टू रिड्यूस, ये ठीक है। ए वेंडर सप्लाइंग मशीन सुटेबल फॉर द कंपनी ऑपरेशन, ये हो गया। 10 लाख रुपए रिप्लेसमेंट हो गया। ओल्ड मशीन 3 लाख की मशीन को 1 लाख में ले लिया, तो भैया लॉस इन डिस्पोजल, तो एडिशनल कॉस्ट में चल जाएगा। लॉस इन डिस्पोजल, तो दोस्तों लॉस इन डिस्पोजल कितना हो गया सर, ₹2 लाख। 3 लाख की मशीन थी, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, 3 लाख की मशीन 1 लाख रुपए पे एडजस्ट हुई है, तो 2 लाख का लॉस हो गया डिस्पोजल पे। इसके साथ साथ आपको पता है कि 10 लाख रुपए हम पे कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑन कैपिटल, और वो क्या होगी 10 लाख पर @15%, तो ये हो गया आपका ₹1.5 लाख। डन सर, आगे चलिए। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा कि मेंटेनेंस का खर्चा अगर आप ओल्ड मशीन को ही कैरी ऑन करते तो 1 लाख लगता है, लेकिन नई मशीन खराओगे तो 2 साल की वारंटी मिलेगी, तो भैया इस साल की वारंटी का कितना खर्चा हो गया, तो मेंटेनेंस कॉस्ट
तो सेविंग इन कॉस्ट में आपके पास आ जाएगा, हमने मेंटेनेंस कॉस्ट बचाई और मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी बची हमारी, वो बच गई जी हमारी ₹1,00,000। आगे बढ़िए। इसके बाद में डेप्रिसिएशन आता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, डेप्रिसिएशन को एडिशनल डेप्रिसिएशन, आप बुक में बुक करेंगे 10 लाख। पहले आपकी बुक में ओल्ड मशीन थी 3 लाख की, तो इसका मतलब एडिशनल कितनी बुक में वैल्यू आएगी सर? बुक में एडिशनल वैल्यू आएगी हमारी 10 लाख माइनस 3 लाख, दैट मीन्स हमारे लिए 7 लाख। और एक आपको क्वेश्चन ने कहा है कि भैया हम 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं WDV पर, तो 7 लाख का 15%, तो 7 लाख का 15% हो जाएगा 1,05,000 रुपीज, 1.05 लाख। डन क्या? डन सर। आगे चलिएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई। आगे बढ़िए। क्वेश्चन ने इसके बाद में कहा कि साहब हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर जो है ना वो इंप्रूव हो रही है, तो भैया सेविंग इन लेबर कॉस्ट आएगी, उससे सेविंग इन लेबर, और क्यों आएगी? ड्यू टू प्रोडक्टिविटी। अब दोस्तों प्रोडक्टिविटी से कैसे कॉस्ट सेव होगी, ध्यान से सुनिएगा। आज आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप पहले 40 लाख रुपए का खर्चा कर रहे थे, अब आप कहते हो कि प्रोडक्टिविटी हमारी 10% से बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि सर पहले जहां आप 40 लाख रुपए में 2 लाख यूनिट बनाते थे, वहीं अब आप 40 लाख रुपए में 2,20,000 यूनिट बनाओगे। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ गई। तो आप क्या कहोगे, जहां पहले आप 40 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करके आप पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे, वहीं अब आप लोगों के लिए 40 लाख डिवाइडेड बाय 2,20,000 से पर यूनिट कॉस्ट आएगी। और इस पर यूनिट कॉस्ट को क्योंकि आपको 2 लाख यूनिट पर निकालनी है, तो मल्टीप्लाई आप 2 लाख से करोगे। कॉन्सेप्ट ये होता है। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 40 लाख डिवाइडेड बाई 110%, आप चाहो तो चेक कर लो, 2 लाख और 2,20,000 के अंदर 110% ही तो है। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है या प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, दोनों ही केस में अगर सपोज ये क्वेश्चन कहता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी 10% से कम हो रही है, तो मैं 40 लाख डिवाइडेड बाई 90% से मेरी न्यू कॉस्ट निकाल लेता। अब आपको यहां पर क्या करना है, इसके अंदर एक मैं चाहूं तो आपके लिए एक वर्किंग नोट बना दें, आप चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, और चाहो तो आप सीधा डायरेक्टली इसके अंदर आप अपनी सेविंग जो है ना वो आप निकाल सकते हो। अब सेविंग कैसे हुई, आपका जो 40 लाख है वो 40 लाख आपके लिए 110% के बराबर है, तो अल्टीमेटली कैसे निकालेंगे, ₹40 लाख, ये तो हो गई आपकी पहले वाली कॉस्ट। पहले आपकी लेबर में इतना खर्चा लगता था, अब आपकी न्यू कॉस्ट कितनी आएगी सर, वो आएगी ₹40 लाख डिवाइडेड बाई 110%। तो आपके लिए पहले 40 लाख थी, अब रिवाइज क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ गई। छोटी छोटी बात है लेकिन समझने योग्य है, आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। मैंने बोला कि अब आपके लिए पहले 40 लाख रुपए में लगती थी, अब आपकी प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ गई, तो प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ गई तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 110% हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी 36,36,636 जो भी आपका आ रहा है, हाँ 36,36,36,000 3,000 क्या हो गया भैया, 40 लाख डिवाइड बाई 110%, तो आएगा ये 36,36,364। तो इसका मतलब ये हो गया, इन शॉर्ट अगर मैं केवल रुपीज इन लैख की बात करूं तो 40 डिवाइडेड बाई 110% तो आ गया 36.36 लाख। तो 40 में अगर आप 36.36 लाख लेस करोगे तो इसका मतलब आपके लिए आपकी 3.64 रुपीज की कॉस्ट सेव हो गई है। अब आप चाहो तो मैं इसको क्रॉस चेक कराता हूं एक बार। देखो दोस्तों, प्रेजेंटली हम कॉस्ट हमारी आ रही थी 40 लाख। अगर मैं न्यू वे में जाता हूं तो क्या होगा सर, जहां पहले आप 40 लाख में 2 लाख यूनिट बनाते थे, अब 2,20,000 यूनिट बनाओगे तो इससे पर यूनिट कॉस्ट आएगी।
और इसको अगर आप 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 2 लाख यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। रिवाइज करके देखो तो 40 डिवाइडेड बाय 2 लाख 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख तो आपके पास आएगा 36.36, यही आएगा ना। तो मैंने बस इसको यही किया कि मल्टीप्लाई 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 20,000 ना करके मैंने डिवाइड बाय 110% कर दिया, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी में चेंज आया है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कि मैंने लेबर का कॉस्ट सेविंग कैसे निकाला। क्लियर है? आगे चलिए, मटेरियल की सेविंग आ जाएगी। तो मटेरियल वेस्टेज, और वो कितना सर? 50 लाख की कॉस्ट है मटेरियल की, एट द रेट 5% आपका सेव होगा तो 2,50,000 रुपये आपका मटेरियल का ये भी सेव हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा आपके सुपरवाइजर की सैलरी, तो वो तो हमारे को वैसे ही अलग से निकालनी पड़ेगी। तो इसके अलावा आपके पास बच गया टोटल कितना? इसके अलावा पैकिंग कॉस्ट में भी सेविंग है, तो सेविंग इन पैकिंग, और वो है आपकी ₹1 लाख। इसके अलावा कोई भी एडिशनल खर्चा या किसी भी तरह का कोई भी कॉस्ट, आंसर है नो सर, इसके अलावा कोई भी कॉस्ट कोई भी सेविंग नहीं है। तो लगा दो टोटल। तो भैया आपने जो जो प्रयास आपने कर लिए उन सारे प्रयासों का क्या रिजल्ट आता है? 1 लाख का एक सेविंग, 3.64 की एक सेविंग, प्लस 2.5 की एक सेविंग, 1 की एक सेविंग। तो ये हो गया जी आपके लिए टोटल सेविंग तो हुई है ₹8.14 लाख, लेकिन आपके कुछ एडिशनल खर्चे भी लग गए हैं। तो टोटल एडिशनल कॉस्ट की बात करूं तो वो यहां पर ही लगा देता हूं, और वो हो जाएगा आपका ₹2 + 1.5 + 1.05, तो 4.55 लाख ये आपकी एडिशनल कॉस्ट आ गई। तो आपके पास टोटल सेविंग भी आ गई है 8.14, टोटल एडिशनल कॉस्ट भी आ गई है, तो नेट सेविंग आ जाएगी क्या? और नेट सेविंग कितनी आ जाएगी सर? 8.14 माइनस 4.55, तो आ जाएगा ₹3.59 लाख। अब मुझे एक चीज बताओ, हाँ आपकी नेट सेविंग आई है 3.59 लाख की, जबकि आपको टोटल सेव कितनी करनी थी, मतलब टोटल कॉस्ट रिड्यूस कितनी करनी थी सर? टोटल रिड्यूस करनी थी 6 लाख। इसका मतलब अब बाकी बची हुई कहां से लाएंगे सर? वो हम सुपरवाइजर को हटा करके लाएंगे। तो रिमेनिंग कॉस्ट टू रिड्यूस, तो रिमेनिंग कॉस्ट कितनी रिड्यूस करनी है वो आप लगाइए। तो सर आपके पास टोटल 6 लाख रिड्यूस करनी थी, उसमें से आपने 3.59 रिड्यूस कर दी, तो 6 लाख माइनस 3.59, तो इसका मतलब आपको 2,41,000 रुपए आपको अभी भी सेव करने हैं। अब इससे नंबर ऑफ सुपरवाइजर निकालो, तो नंबर ऑफ सुपरवाइजर कितने सेव करेंगे सर? एक सुपरवाइजर आपके लिए 1.5 लाख रुपए बचाएगा। एक सुपरवाइजर 1.5 लाख बचाएगा, तो अगर मुझे 2,41,000 बचाने हैं और एक सुपरवाइजर की सैलरी रहेगी ₹1,50,000 पर एनम, तो मुझे कितने सुपरवाइजर हटाने पड़ेंगे सर? आपको हटाने पड़ेंगे 1.606, मतलब कि 1.61। अब 1.61 सुपरवाइजर थोड़ी होते हैं कि भैया ले तेरा केवल और केवल तेरा धड़ अलग कर देंगे, तेरी केवल गर्दन अलग कर देंगे। तो 1.61 बोल दूं या 2 सुपरवाइजर बोल दूं, एक ही बात है। और इसी के साथ ये जो तड़कता भड़कता क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन है बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और जिसने इस क्वेश्चन की 4-5 बार प्रैक्टिस नहीं करी वो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। दोस्तों मैं नहीं कहता हूं आप लोगों को कि आप टारगेट कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चन रिवाइज करते हुए चलो। मैं क्यों बार बार आप लोगों को लिखवाते चलता हूं कि इस वाले क्वेश्चन को 2 ही रिविजन करने हैं, इस वाले को केवल 1 ही रिविजन करना है, ताकि आपको जो नेसेसरी क्वेश्चन है उनके अंदर आपके एफर्ट्स लगे, आपके उनके अंदर एफर्ट्स लगे, ताकि आप लोगों का रिवीजन का जो समय है वो एक सुटेबली ढंग के क्वेश्चन पर शिफ्ट हो। तो इसीलिए मैंने आपको कहा मेरी तरफ से आपका ये जो टारगेट कॉस्टिंग का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो फिनिश है।
अभी भी मेरे पास 25 मिनट्स का टाइम है। मैं 25 मिनट्स में ऑल्दो मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों के बुक में नोट्स में दिया हुआ है, वो मैं ऑल्दो डिस्कस करता हूं मेरे मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, बट फिर भी मैं आप लोगों के इसी बुक में मैंने टारगेट कॉस्टिंग में ऐड कर दिया था, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम भी है तो हम लोग उसमें उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आई डोंट नो आप लोगों को कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, बट मैं क्या है, मेरी आदत है कि मैं इस क्वेश्चन को जब तक एक बार और वापस से नहीं समझाऊंगा, मेरा कहते हैं ना सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा मैं। बाकी तो आप लोग मुझे अपने फीडबैक जरूर देंगे। आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। मैं ऑल्दो लास्ट बैच में मैं हर बच्चे को ये बोलता था कि आप इस लेक्चर के बाद अपने पीडीएफ अपने फीडबैक दो, इस लेक्चर के बाद अपने फीडबैक दो, बट अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मैं आपको हर चैप्टर के बाद बोलूंगा कि यार एटलीस्ट एक किसी चैप्टर के बाद या कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मेरे को जानना हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, मेरे को ये जानना है कि भैया आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको मुझे बताना है। तो आपको सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक सिंगल मैसेज में करिएगा। पहली बात तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक मैसेज भेजिएगा मुझे, उस मैसेज में आप अपना नाम, उसके आगे लिखेंगे पेपर 16 क्योंकि आपने पेपर 16 की क्लास ली है। फिर उसके आगे आप लिखेंगे आपकी सिटी का नाम कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, और फिर आप कौन सा एग्जाम देना चाह रहे हैं, दैट मीन्स दिसंबर 25 तो D25 लिखेंगे, जून 26 तो J26 लिखेंगे, दिसंबर 26 तो D26 लिखेंगे, जून 27 तो J27 लिखेंगे। ऐसे आपको लिख करके एक सिंगल मैसेज, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एक ही सिंगल मैसेज में, और उस मैसेज में इन सब चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सर ऐसा इतना एक ही मैसेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं क्या है ना, मेरे आपको मैं बताता हूं, मैं स्टूडेंट्स की जब नाम सेव करता हूं तो मैं किस तरीके से सेव करता हूं मैं आपको बताता हूं, ताकि मैं आप लोग जो मुझे मैसेज भेजेंगे ना, मैं उस मैसेज को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा और आपका नाम सेव कर दूंगा सेम उसी तरीके से। जैसे अभी अभी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया हुआ है, आई होप आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा क्या। ओ भाई नहीं हो रहा कि ये पता नहीं यार, व्हाइट कलर को इतना कैप्चर क्यों नहीं कर रहा है। व्हाइट नहीं है तो ब्लैक कलर करके दिखाएंगे, इसको ब्लैक कलर करके दिखाते हैं। ब्लैक कलर डार्क मोड कैसे ऑन होता है भैया चैट में, हमको तो ये भी नहीं पता, लेकिन होता तो सेटिंग में से ही होता होगा। चैट में गए आप, डिफ़ॉल्ट थीम लाइट है, डार्क कर दिया, ओके कर दिया, यस अब हो गया जी काम। तो अब तो दिखेगा शायद, हाँ जी ये आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। देखो इस बच्चे ने मेरे को अपना नाम भेजा, शुभम पवार, पेपर 16 J26 पुणे। अब हालांकि इसने पैटर्न में थोड़ा चेंज कर दिया। इसने क्या किया, इसने मेरे को लिख करके भेजा शुभम पवार। पहली बात तो आप केवल पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल शुभम लिखेंगे। जैसे इस बच्चे ने मेरे को लिखा, आपको केवल शुभम लिखना है। फिर उसके आगे आपको एक सिंगल स्पेस, केवल एक ही स्पेस, ये यहां पर जो है ना एक ही स्पेस छोड़ेगा, दो स्पेस मत छोड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी मेरे को। शुभम पेपर 16, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपकी सिटी, जैसे इस बच्चे ने लिखा पुणे, और इसने कहा कि सर मैं एग्जाम दूंगा जून 26 में। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपको पहले आपके लिए यहां पर आपका नाम, फिर आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो, फिर उसके बाद में आपकी सिटी, और फिर आपका अटेम्प्ट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, नाम तो ऑब्वियसली मुझे पता होना चाहिए कि भैया आप कौन बोल रहे हैं, ताकि आप लोग कभी भी फोन मैसेज करें तो मैं एटलीस्ट उठा करके सीधा बोल सकूं, हाँ शुभम भाई क्या हाल है। पेपर 16 एटलीस्ट मुझे पता तो चले, क्योंकि आपको पता है मैं पेपर 8 भी पढ़ाता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर 12 भी पढ़ाता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और बहुत जल्दी CMA फाइनल का SFM भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उसके ऊपर भी फुल फ्लेज्ड स्पीड से वर्किंग चल रही है। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, तो वो सारी चीजें। फिर सिटी में इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं कल को इनकेस आपकी सिटी विजिट करता हूं तो मैं एटलीस्ट आपको रीच आउट कर सकूं कि हाँ भाई मैं आपकी पुणे सिटी में आया हुआ हूं, आप मुझसे मिलना चाहें, या मैं आपके पास समय हो तो भैया देखो मेरे पास तो समय रहेगा, मैं आपकी सिटी में आऊंगा तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा कि उस सिटी में मैं जा रहा हूं और उस सिटी से मेरे पास कोई स्टूडेंट मिलने आता है, तो मुझे तो बहुत बेहतरीन लगेगा, तो मैं आपको रीच आउट कर सकूं। और जून 26 में इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर मेरे को इस अटेम्प्ट के लिए कुछ स्पेशली अगर पर्सनली किसी को बोलना हो तो मैं उसका अटेम्प्ट वाइज ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसको मैसेज कर सकूं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज एक सिंगल मैसेज में ये मैसेज कीजिएगा मुझे, ऐसा नहीं सर आई एम शेयरिंग माय डिटेल्स एज बिलो और उसी के नीचे आपने ये डाल दिया। मेरा बेसिकली पर्पस है कि मैं इस मैसेज को कॉपी करके सीधा कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नाम सेव करना है उसकी जगह मैं ये कंटेंट पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूं ताकि आप लोगों का नाम इजीली सेव हो सके। ये कहां पे करेंगे, ये आपके पास डाउट सॉल्विंग नंबर आए हैं 7568
यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ 399, ये नंबर आपके पास आएंगे। सर बीच की 2 डिजिट क्यों नहीं बोली? क्योंकि मैं ये डाउट सॉल्विंग नंबर, क्योंकि ये वाला वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, तो मैं ये डाउट सॉल्विंग नंबर जो हैं ये सबको पब्लिकली नहीं देना चाहता, केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट के पास ही रहें, दैट्स वाई ओनली। तो आप लोगों को ये मैसेज मेरे को शेयर करना है और इसी मैसेज पर आप मुझे ये फीडबैक जरूर देंगे कि सर हमें टारगेट कॉस्टिंग का जो आखिरी सम है ना सुपरवाइजर वाला, वो सुपरवाइजर वाला सम हमें समझ में आ गया है, ये आप लोग मुझे जरूर से फीडबैक देंगे। तो दोस्तों आइए अब मैं इस क्वेश्चन को वापस से रिकैप कराता हूं, इस क्वेश्चन ने हमारे साथ क्या क्या खेल खेला है वो समझाता हूं। दोस्तों हमारे पास यहां पर क्या था, क्वेश्चन ने कहा कि प्रेजेंटली मैं 2 लाख यूनिट बेच रहा हूं 100 रुपए की रेट से और मेरा प्रॉफिट मैं अर्न कर रहा हूं 70 लाख का। तो 2 लाख यूनिट 100 रुपए की रेट से, तो 200 लाख सेल वैल्यू, उसमें 70 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूं, इसका मतलब मेरी करंटली कॉस्ट है 130 लाख। क्वेश्चन ने कहा नेक्स्ट ईयर हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो 3% से कम हो जाएगी, तो जो 100 है वो 97 हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मुझे 2 लाख यूनिट मेंटेन करनी है तो 2 लाख यूनिट 97 की रेट से, तो इसका मतलब 194 लाख का मेरा क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा मेरा टारगेट है वही सेम प्रॉफिट को मेंटेन करना, मतलब कि 70 लाख, तो 194 में से 70 लाख का प्रॉफिट मेंटेन करना है, इसका मतलब मेरी टारगेटेड कॉस्ट क्या होगी, 124 लाख। अब ये अचीव कैसे हो? अभी आपकी प्रेजेंटली 2 लाख यूनिट पर ही आपकी कॉस्ट लग रही है 130 लाख, अब ये अचीव कैसे होगी? 130 की जगह 124 लाख अचीव करनी है, मतलब 6 लाख रुपए की आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, मतलब आपको कहीं ना कहीं रिडक्शन डालना पड़ेगा 6 लाख रुपए का। अब ये 6 लाख रुपए का रिडक्शन के लिए क्या हुआ, हमने यहां पर कुछ कैलकुलेशंस करी कि भैया कैसे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ तरीके बताए कि यार कुछ जगह पर हम नई मशीन लाएंगे, तो नई मशीन से क्या होगा, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, तो कुछ डिस्पोजल का खर्चा है वो लगेगा, तो ये एडिशनल कॉस्ट होगी। लेकिन इस नई मशीन से हमारे को क्या फायदा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बचेगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी वो अच्छी हो जाएगी, जो मटेरियल का वेस्टेज है उसमें सेव हो जाएगा, पैकिंग की खर्चा है वो सेव हो जाएगा, प्लस सुपरवाइजर जो है वो भी हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन हमारे को सुपरवाइजर कितने एलिमिनेट होंगे ये आपको बैलेंसिंग फिगर से निकालना है, कि बैलेंसिंग फिगर से सुपरवाइजर कितने एलिमिनेट करने हैं वो आपको बताना है। तो हमने यहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट 1 लाख रुपए सेव होगी। क्वेश्चन ने खुद ने क्या दिया कि भैया ओल्ड मशीन पे 1 लाख लगती थी, न्यू मशीन वारंटी में है तो वो बच जाएगा 1 लाख। मटेरियल वेस्टेज 5% है तो 50 लाख का 5% इजीली निकल जाएगा। सेविंग 1 लाख रुपए क्वेश्चन ने दे रखी है, हो गया। पॉइंट आता है लेबर की प्रोडक्टिविटी के कारण से जो खर्चा कैलकुलेट हुआ वो कैसे कैलकुलेट हुआ। दोस्तों प्रेजेंटली लेबर का खर्चा था 40 लाख का, क्वेश्चन कहता है कि हमारे इस नई मशीन के आने से प्रोडक्टिविटी 10% बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्टिविटी का बढ़ना आप खुद सोच के देखो ना यार, आपकी अगर मैं कहूं कि यार आपका पहला रिवीजन हो गया, अब दूसरे रिवीजन में आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर अगर हमें पहले टारगेट कॉस्टिंग को करने में 5 घंटे लगते थे तो अब हमारी नेक्स्ट रिवीजन में उसमें 3 घंटे लगेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ समय बचेगा। तो सेम यहां पर है, क्वेश्चन ने कहा 10% से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब जो 40 लाख का खर्चा है वो 40 लाख का खर्चा नहीं रहेगा, वो 10% से कम हो जाएगा। अब कई बार बच्चा जल्दबाजी में क्या कर लेता है, 40 लाख में 10% कम मतलब कि सर 36 लाख हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। यहां इसका मतलब ये होता है 110% आपकी हो जाएगी, तो इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है, 40 लाख रुपए का ही खर्चा लगेगा, लेकिन वो अब 110 यूनिट के लिए लगेगा, मतलब कि 110% के लिए लगेगा। तो 40 लाख डिवाइड बाय 110% करेंगे तो आपके लिए वहां पर वो कैलकुलेशंस आ जाएगी आपके लिए लेबर के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर लेबर का खर्चा निकाल लेना है। निकल गया साहब, आगे चलिए। मटेरियल वेस्टेज 5% है, आपने निकाल ही दिया। लॉस डिस्पोजल में सर 3 लाख का कॉस्ट था, 1 लाख रुपए में एडजस्ट हुआ है तो 2 लाख का लॉस। 10 लाख रुपए हमने आफ्टर रिप्लेसमेंट भी 10 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ा, तो भैया 15% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा, जिसे हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। भैया 10 लाख रुपए हम जेब से देंगे तो 15% अगर हम कमा सकते थे, हमारी कैपिटल कॉस्ट है, तो वो हमारे लिए 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट हो गई। एडिशनल डेप्रिसिएशन जब हमारी बुक के अंदर अब ये 10 लाख रुपए पर बुक होगा, पहले आपका हमारा जो है 3 लाख रुपए पर बुक था, तो 7 लाख रुपए एडिशनल कॉस्ट है। इस 7 लाख रुपए की एडिशनल कॉस्ट पर हमारे को 15% के हिसाब से ये एडजस्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली 1,05,000 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन एडिशनल लगेगा। सेविंग हो गई 8,14,000 की, कॉस्ट लग गई 4,55,000 की। इसका मतलब टोटल नेट कितना सेव हो गया हमारा इस प्रोसेस से, 3,59,000 का सेव हो गया, 3,59,000 का सेव हो गया। तब कि हमारे को टोटल नेट कितनी थी, 6 लाख की सेविंग करनी थी, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग बैलेंस कहां से लाएंगे, रिमेनिंग बैलेंस लाएंगे सुपरवाइजर को हटा के। तो 2,41,000 में से सुपरवाइजर कितने जाएंगे सर, 1,50,000 एक सुपरवाइजर के, तो 2,41,000 के लिए हमको 1.61 सुपरवाइजर हटाने हैं। अब 1.61 तो हटते नहीं है, ऐसा होगा नहीं कि केवल गर्दन हटा दो एक की, बाकी का केवल शरीर रख लो,
वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 2 सुपरवाइजर हमें हटाने पड़ेंगे। ये हो गई जी बात आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन की। और इसी के साथ ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस जिनको कराने में मुझे पूरे कितने 100 मिनट्स का समय लगा, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर आपने ये क्वेश्चन देखा है तो मुझे अपने डाउट सॉल्विंग नंबर पे आप अपने फीडबैक जरूर से देंगे कि टारगेट कॉस्टिंग ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को, प्लस स्पेशली ये जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आप मेरे को पेपर मील और सुपरवाइजर आप ये लिख के भेजेंगे सर पेपर मील वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है और सुपरवाइजर वाला क्वेश्चन कैसा समझ में आया ये भी आप हमें बताएंगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर चाहे याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन पेपर मील और सुपरवाइजर का क्वेश्चन मुझे जरूर से याद रहेगा। तो ऐसा करके आप लोगों का टारगेट कॉस्टिंग यहां पर होता है समाप्त। अब लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट मैं इंटर में भी पढ़ाता आया हूं, इंटर के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूं, आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं। यहां पर हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट। दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है और वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इज वेरिएबल। इसके जस्ट अपोजिट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल इज फिक्स्ड। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट क्या, आप लोगों को वैसे ऑलरेडी इंटर में ये चीज समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं इसको इलेबोरेट करना चाहूंगा कि आखिर ये क्यों और कैसे। दोस्तों आपको पता है वेरिएबिलिटी के आधार पर हमारा जो कॉस्ट के अंदर हम लोग पार्ट्स करते हैं कि कॉस्ट को बाइफरकेट करते हैं, तो उसमें से एक आपके लिए आती है वेरिएबल कॉस्ट, एक आता है कॉन्सेप्ट फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप देखेंगे कि जो भी वेरिएबिलिटी के आधार पर हम लोग हमारा कॉस्ट के बाइफरकेशंस करते हैं वो हमेशा टोटल के आधार पर होता है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वेरिएबल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है, लेकिन इनके अपोजिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड होता है। सर मतलब आप खुद सोच के देखें, हमारे यहां से अगर हम हमारे स्टूडेंट को क्लास देते हैं तो हर एक स्टूडेंट को क्लास के साथ बुक्स जाती हैं। मतलब अगर हमारे से एक बच्चा क्लास लेगा तो उसे एक बुक जाएगी, 100 बच्चे क्लास लेंगे तो हमारे यहां से 100 बुक जाएंगी, 500 बच्चे क्लास लेंगे तो 500 बुक जाएंगी। अब आप ये सोच के देखिए कि सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी एक बुक की कॉस्ट 1000 रुपए है, एक बुक की कॉस्ट अगर मेरी 1000 रुपए है, तो मेरी टोटल ओवरऑल स्टूडेंट की बुक कितनी होगी? ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे उनको जाने वाली बुक है। तो एक स्टूडेंट होगा तो एक बुक जाएगी, तो एक बुक 1000 रुपए की, तो टोटल कॉस्ट 1000 रुपए की आएगी एलपीए को। अगर 100 स्टूडेंट को बुक जाएगी तो अगेन रेट क्या होगी सर? एक बुक की 1000 ही होगी, तो टोटल खर्चा हो जाएगा हमारा 1 लाख का। 500 बच्चों को क्लास बुक जाएगी तो भी कॉस्ट 1000 की होगी, तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो अल्टीमेटली आप ये चेक कर सकते हो कि पर यूनिट में कॉस्ट आपकी 1000 रुपए ही है, लेकिन टोटल में ये चेंज हो रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को बहुत आसानी के साथ इंटर में भी इस चीज को आपने देखा होगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स, वो आपका 1000 है, 1000 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में जो है वो आपका वेरिएबल रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये आपको ऑलरेडी पता था, बट एक कॉन्सेप्ट जो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल इज फिक्स्ड। दोस्तों आशुतोष सर ने अपने एक इंस्टीट्यूट लिया रेंट पर और उसका रेंट लगेगा साहब 1 लाख रुपए। कितना लगेगा जी? 1 लाख रुपए का रेंट लगेगा। सपोज से मुझे एक चीज बताइए, जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ के अंदर क्या हुआ, हमारे यहां पर टोटल 1000 स्टूडेंट एनरोल हुए। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पर रेंट पर यूनिट, मेरे लिए यूनिट क्या होगी? स्टूडेंट। तो इसका मतलब मैं पर यूनिट बोलूं या पर स्टूडेंट बोलूं, एक ही बात है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर 1 लाख का रेंट है, 1000 स्टूडेंट है, तो मेरे लिए रेंट कितना होगा सर? मेरे लिए रेंट हो जाएगा पर स्टूडेंट 100 रुपए। रेंट आपका जनवरी में 1000 था, ऑब्वियसली फरवरी के अंदर भी आप लोगों के लिए क्या होगा? वही 1000। आपका फरवरी के अंदर रेंट वही 1 लाख। लेकिन हुआ यूं कि फरवरी में, क्योंकि मैंने जनवरी में बहुत बेहतरीन पढ़ाया, बच्चों ने भयंकर
फीडबैक दिए और मेरे पास बच्चे जो हैं वो हो गए जी 2000। मुझे एक चीज बताइए कि मैं अगर यहां बात करूं रेंट की फरवरी की, तो वो है मेरे पास 1 लाख। फरवरी के अंदर मेरे पास स्टूडेंट आए 2000, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो रेंट पर स्टूडेंट है या पर यूनिट है वो 50 रुपए हो जाएगा? तो इन शॉर्ट मेरे से क्या हुआ कि यहां से क्लियरली पता चलता है कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल, जबकि पर यूनिट आपका टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स। आप देखो जनवरी में भी टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी 1 लाख ही थी, फरवरी में भी मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख ही है, लेकिन मेरा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो यहां पर 100 रुपए था, यहां वो कम होकर के 50 ही रह गया। सर इससे हमें क्या सीखने को मिला? मैंने कहा इससे आपको एक चीज सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली? आपके साथ क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन आपको ये फिगर्स नहीं देता है, सपोज से आपको केवल और केवल ये 3 फिगर्स आपके पास आते हैं कि जनवरी के अंदर हमारे पास 1000 स्टूडेंट थे और हमारा रेंट पर स्टूडेंट था 100 रुपए। फरवरी में हमारे पास 2000 स्टूडेंट आ गए, तो हमारा टोटल रेंट कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे, अरे पर यूनिट 100, फरवरी में टोटल स्टूडेंट 2000, तो रेंट हो जाएगा 2 लाख। क्या एक्चुअल में रेंट 2 लाख है? आंसर है नो। आंसर है नो, रेंट 2 लाख नहीं है। क्यों सर? ऐसे तो फरवरी में 3000 स्टूडेंट हो जाएंगे, तो क्या रेंट 3 लाख हो जाएगा? नो। इससे यह सीखने को मिलता है कि आपको कल को कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दे दे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, जहां भूल करके भी आपको गलती ना हो, आपको भिड़ते पहले सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको निकालना है टोटल फिक्स कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? आपने जिस लेवल पर ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाला है उसी लेवल से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां अगर मैं बात करूं तो 100 रुपीज जो मैंने निकाले थे वो 1000 यूनिट के लेवल पर निकाले थे, तो 100 रुपीज 1000 यूनिट के लेवल पर है, इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा 1 लाख आएगा। अब आप यहां पर 1 लाख निकाल लीजिए, यहां पर भी 1 लाख, यहां पर भी 1 लाख, और अब आपको यही 1 लाख फिगर आपको यूज करना है अनटिल अनलेस क्वेश्चन खुद से ना बोल दे कि फिक्स कॉस्ट में टोटल में कोई चेंज है। ये क्यों बोला सर? इतना छोटा सा तो कॉन्सेप्ट था, बहुत बेसिक था। मैंने कहा बेसिक नहीं था, मैं आपको बता दूं ये बहुत आम गलतियां हैं। हमारे को याद होता है कि यार पर यूनिट में अगर कोई खर्चा दिया है तो सीधा आप अपने यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आप यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकाल देते हैं। अगर यहां पर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 लाख रुपए का रेंट हो जाएगा, जबकि 2 लाख नहीं है, वो रेंट मेरा 1 लाख ही है। वो मेरा रेंट 2 लाख नहीं है, वो मेरा रेंट 1 लाख ही है। तो ऐसे में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाएंगे। तो आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी लेवल पर मैंने आपका पर यूनिट निकाला है उसी लेवल से मल्टीप्लाई करके आपको यहां पर टोटल रेंट निकालना है, उससे आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका काम इस तरीके से हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट हमारे एससीएम के सार बुक में दिया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर आप लोगों का आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आइए जी, एज वी ऑल नो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच विल वेरी और चेंज अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो होता है जो कॉस्ट आपके यूनिट्स में चेंज होती है। इफ यूनिट इंक्रीजेस, अगर यूनिट बढ़ती है, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर यूनिट बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, और इसका अपोजिट अगर यूनिट्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। दोस्तों अब हम ठहरे शुद्ध हिंदी मीडियम के बालक। हमने शुद्ध हिंदी मीडियम से 11th 12th सब कुछ हिंदी मीडियम से किया, सीपीटी हिंदी मीडियम से करी, इवन सीए इंटर भी हिंदी मीडियम से ही दिया। अब वहां पर जब जो भी हमारे टीचर हुआ करते थे, हमने फेस टू फेस क्लास लिया, तो वो सारे के सारे बच्चे उसमें इंग्लिश मीडियम के भी बैठे हैं, हिंदी मीडियम के भी बैठे हैं। अब वो ये नोट्स लिखाया करते थे, अब वो इस जगह पर बोलते थे एंड वाइस वर्सा। अब भाई साहब हमने हमारे जीवन में कभी भी सीए फाउंडेशन तक, सीपीटी तक कभी वाइस वर्सा सीखा ही नहीं कि वाइस वर्सा क्या होता है। अब हमने वहां पर लिख दिया लो जी वाइस वर्सा, हम ऐसे लिख देते थे और फिर बाद में हम बालों को ऐसे करते थे कि आइला वाइस वर्सा कब से होने लग गई भाई।
वाई से वर्षा कब से होने लग गई? वर्षा तो हमेशा आर से होती है, आर से रेन, लेकिन वाई से कैसे होने लग गई? तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा इसका अर्थ जस्ट अपोजिट होता है। ऐसे कोई हमको समझाने वाला नहीं था, जैसे आज मैंने आपको ये चीज़ समझाई ना, ऐसे हमको नहीं समझाया करते थे। वो तो सीधा आते थे, बोलना चालू करते थे, आपको लिखना होता था, दैट्स इट, काम खत्म। क्या बोला क्या लिखा उससे मतलब ही नहीं है उनको। आइए जी, बट वी मस्ट नो दैट वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल विल चेंज विद चेंज इन यूनिट्स। आपको पता है कि टोटल में चेंज होगा, लेकिन वो चेंज यूनिट्स के चेंज से होगा। बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगा। 1000 रुपये की बुक है, चाहे वो एक स्टूडेंट होगा, चाहे 5 स्टूडेंट होंगे, चाहे 500 होंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इज वेरिएबल, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर है? चाहो तो देख लो, आपकी यूनिट 1000 है, पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपये है, तो ये 10,000। 2000 स्टूडेंट है तो 20,000, 500 स्टूडेंट है तो 5,000। आप लोगों के इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। आप देखो ये पर यूनिट 10 रुपये फिक्स है और ये आपका वेरी कर रहा है। क्लियर है? इसके जस्ट अपोजिट फिक्स कॉस्ट की बात कर लेते हैं। एज वी ऑल नोज फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन वॉल्यूम। फिक्स कॉस्ट वो होती हैं जो कि यूनिट्स में चेंज से चेंज नहीं होती हैं। फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज फिक्स्ड, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। जैसे कि रेंट पर मंथ, मैंने एग्जाम्पल जो आपको दिया है वही यहाँ पर लिख करके भी दिया है। रेंट 1 लाख है, फरवरी में भी 1 लाख है, मार्च में भी 1 लाख है, फिक्स्ड रहेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट 10,000 हैं तो 10 रुपये, 20,000 हैं तो 5 रुपये, 5,000 हैं तो 20 रुपये, ये वेरी करेगा। तो कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होगा। अब ये कहाँ यूज आएगा? इफ एनी क्वेश्चन, मैंने लिखा इफ एनी क्वेश्चन हैज गिवन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। आप देखोगे मैंने फॉन्ट चेंज हो गया है, यहाँ मैंने 12 का फॉन्ट यूज किया था और वही फॉन्ट मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट उसको 14 का कर दिया। क्या बोल रहा है? इफ एनी क्वेश्चन हैज गिवन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट देन वी मस्ट कैलकुलेट, वी मस्ट बोला है, मस्ट मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट, वी मस्ट कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट इन टोटल एट दैट सेम लेवल। उस सेम लेवल पे कैलकुलेट कर देंगे जहां पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वाज कैलकुलेटेड, जहां से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया गया था। क्लियर है? आगे चलिए। एग्जाम्पल, सपोज इफ क्वेश्चन हैज नॉट गिवन फिक्स कॉस्ट ऑफ जनवरी मंथ बट क्वेश्चन हैज गिवन यूनिट डिटेल्स ऑफ जनवरी की 10,000 यूनिट है, फरवरी में 20,000 है और फिक्स कॉस्ट जनवरी की दे दी 10 रुपए। तो भाई साहब फिक्स कॉस्ट जनवरी की है 10 रुपए, तो आपको ऐसे नहीं करना कि 10 रुपए पर यूनिट तो ये ले भैया फरवरी का 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 लाख निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो रॉन्ग कैलकुलेशन क्या होगी? फिक्स कॉस्ट फरवरी की 20,000 मल्टीप्लाई 10 नहीं करना है, आपके लिए राइट होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट्स ऑल। इसी के साथ आपका टारगेट कॉस्टिंग वाला चैप्टर होता है फिनिश। पूरा लास्ट लेक्चर मैंने 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे, इस बार 3-4 मिनट कम ले रहा हूं तो उसको कॉम्पनसेट कर दिया है। तो दैट्स ऑल गाइज। इसी के साथ आप लोगों का जो टारगेट कॉस्टिंग वाला चैप्टर है ये फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई एफर्ट्स। मुझे पता है कि यार मैंने मेरे अच्छे से एफर्ट्स, बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स लगाए हैं। आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली यू आर सिंगल मैसेज और कॉल अवे फ्रॉम मी, डाउट सॉल्विंग नंबर पर आप कर सकते हैं। लेकिन यार मेरे को एक बार आप लोग इसका पूरा फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप लोगों को आज आपसे पहला फीडबैक मांग रहा हूं, तो ओवरऑल फीडबैक दे दीजिएगा कि आज तक की बुक्स, आप लोगों को बुक्स का पूरा तरीका समझ में आ चुका है कि बुक्स कैसी कैसी हैं, कैसे आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाली है, सब कुछ कंटेंट कवर्ड है, कैसा मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को लग रहा है, ये सारी की सारी चीजें कमेंट सेक्शन में या मैं कहूं तो आप लोग मुझे पर्सनली डाउट सॉल्विंग नंबर पे मैसेज करके जरूर से बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसई में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस लास्ट लेक्चर ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, ओके बाय। और दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। ओके बाय।